हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं रोहित गालियान एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल रेडियन मेंसा पर स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में जो टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वो है ऑर्डर एंड रैंकिंग यानी क्रम परीक्षण। यदि आपके आने वाले एग्जाम के अंदर इस चैप्टर से यदि क्वेश्चन आता है तो विश्वास कीजिएगा इस वीडियो से बाहर क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिएगा बच्चों, इस वीडियो को पूरा ध्यान से आपको क्या है एंजॉय करना है। अब सबसे पहले रैंकिंग टेस्ट में ये जानिए कि अरेंजमेंट किस टाइप की होती है। तो मैं आपको सबसे पहले अरेंजमेंट के बारे में बताना चाहूंगा। तो आपकी दो टाइप की अरेंजमेंट होती है बच्चों। एक तो होती है आपकी वर्टिकल अरेंजमेंट पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अब वर्टिकल अरेंजमेंट क्या होगी बच्चों, ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा यहां पर ध्यान दीजिएगा कि यहां पर कोई एक व्यक्ति बैठा है जिसका नाम है अमन, ठीक है बच्चों। अब अमन का रैंक यहां पर दो तरीके से दे सकता है वर्टिकल अरेंजमेंट में, ऐसे। यानी यहां पर आप कहेंगे कि यहां पर अमन का जो रैंक है ना वो कहां से दिया गया है, ऊपर से। बोल दिया जाए कि वो ऊपर से 5वें स्थान पर है, या बोल दिया जाए वो नीचे से क्या है आपका 8वें स्थान पर है। तो बच्चों यहां पर याद रखना, जब भी अमर का रैंक दिया होगा तो वो कहां से दिया होगा, या तो ऊपर की ओर से या नीचे की ओर से वर्टिकल अरेंजमेंट के अंदर, ठीक है ना। यानी इसको हम कहेंगे ऊपर से रैंक दिया है और यहां पर रैंक दिया है नीचे से। फिर दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन आता है ना बच्चों, वो क्वेश्चन किस टाइप का आता है उसको और समझिएगा। वो आता है आपका हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट पर। वो किस पे आता है आपका, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट पर। अब हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में क्या होता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। कोई भी व्यक्ति है, जैसे मान लिया मैंने यही व्यक्ति है अमन है, तो उसका रैंक जो है ना वो आपका किस तरीके से दिया होगा, उसका रैंक दिया होगा या तो हमें कहां से बच्चों, आपका लेफ्ट से, या उसका रैंक दिया होगा हमें कहां से, राइट से। यानी हम कहें बच्चों, या तो उसका रैंक दिया होगा हमें कहां से, लेफ्ट से यानी बाईं ओर से, या दिया होगा प्यारे बच्चों राइट से यानी कि दाईं ओर से। तो आपको ये बायां और दायां ये भी समझना जरूरी है। और साथ ही साथ इसमें मैं आपको एक और चीज बताऊंगा बच्चों, क्या वो और बात को समझिएगा। यानी यहीं से हम कह सकते हैं, मैंने कहा अमन के ऊपर 3 व्यक्ति हैं, तो ऊपर का मतलब यानी इस तरफ। अमन के नीचे 3 व्यक्ति हैं, तो यानी इसका मतलब नीचे की ओर इस तरफ। फिर यदि यहां पर कहता है अमन के बाईं ओर लेफ्ट में 2 व्यक्ति हैं, तो यानी इस तरफ की बात हो रही है। अमन के दाईं ओर यानी इस तरफ की बात हो रही है, तो यानी ये इसका लेफ्ट है, तो ये इसका क्या है बच्चों, राइट है। इसी प्रकार ये अमन का ऊपर का पार्ट है, तो ये क्या है, नीचे का पार्ट है। क्लियर है पॉइंट बच्चों। ये छोटी छोटी बातें देखिएगा, बेसिक बात जब समझोगे ना तभी क्वेश्चन में गलती नहीं होगी। अब अगला पॉइंट, अब मान लीजिएगा आपके सामने ना एक क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि मैंने कहा कि कोई भी एक व्यक्ति है जिसका नाम है राहुल, और आपको बताया गया है कि राहुल का जो रैंक है ना वो लेफ्ट से बाईं ओर से 12वां है, और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि उसका राइट से यानी दाईं ओर से जो रैंक है ना वो 18वां है। यानी राहुल किसी एक पंक्ति में बैठा है जहां पर उसका बाईं ओर से 12वां स्थान है और दाईं ओर से 18वां स्थान है। तो हमसे पूछेगा बताओ तो उसके अंदर टोटल व्यक्ति कितने होंगे। फिर क्वेश्चन ये बनता है कि उस पंक्ति में कुल व्यक्ति कितने होंगे। तो प्यारे बच्चों यहां पर ना एक बेसिक सी बात समझिएगा। मैंने कहा ये है आपका राहुल, ठीक है ना। हमें राहुल के बारे में जानकारी दी है कि राहुल का बाईं ओर से जो रैंक है ना वो कितना है, 12 है, और वहीं पर दाईं ओर से जो उसका रैंक है ना वो कितना है, 18 है। अब इसी पॉइंट को समझने की कोशिश करना प्यारे बच्चों। यानी इसका मतलब सीधा सीधा हो गया, राहुल का रैंक बाईं ओर से 12वां है, तो उसके बाईं ओर कितने होंगे, 11, और दाईं ओर कितने होंगे बच्चों, और दाईं ओर से 18वां, तो उसके दाईं ओर होंगे 17। तो आप कहेंगे यहां पर टोटल कितने बनेंगे। तो प्यारे बच्चों राहुल के बाईं ओर कितने बैठे हैं, 11, और राहुल के दाईं ओर कितने बैठे हैं, 17, और एक खुद कौन हो गया, राहुल हो गया। इन सभी को जोड़ दो, 28 और एक राहुल, तो यानी कितना हो गया आपका, 29 हो गया बच्चों। कितना हो गया आपका, 29। यानी इसका एक सीधा सीधा फंडा है बच्चों, और वो सीधा सीधा फंडा क्या कहता है कि यदि आपको ऐसे केस में टोटल स्ट्रेंथ निकालनी है तो आप क्या करोगे, जो लेफ्ट से रैंक दिया है और राइट से रैंक दिया है
उन दोनों को आपस में जोड़ दो और उसमें से क्या है, एक घटा दो। उसमें से क्या करोगे, एक घटा दोगे। तो इस तरीके से, यानी जब भी आपको किसी व्यक्ति का दोनों तरफ से रैंक पता हो तो दोनों का रैंक जोड़कर एक घटा दो, टोटल व्यक्तियों की संख्या आ जाएगी। अब यदि किसी का कहना है सर आपने एक क्यों घटाया, तो प्यारे बच्चों यहां पर आपने राहुल को 2 बार काउंट किया है, एक बार बाएं से एक बार दाएं से। तो बायां और दायां जब आपने उसको दोनों रैंकों को जोड़ा तो राहुल कितनी बार काउंट हो गया, 2। वो है तो एक ही व्यक्ति ना। एक तो ये कंसेप्ट था आपका सबसे पहले। अब दूसरा, इसका वाइस वर्सा कंसेप्ट कैसे हो सकता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिएगा मैंने कहा कि किसी रो के अंदर कुल 50 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं, 50। और उसमें जो राहुल का रैंक है ना, वो हमें बताया गया है कि बाईं ओर से 31वां है। तो फिर आपको बताना है राहुल का रैंक दाईं ओर से कितना होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। अब इसको आप दूसरी चीज भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं कि ये पर्सन का N1 हो गया, ठीक है ना, ये N2 हो गया, यानी ठीक है ना बच्चों, इसको हम N1 N2 भी कह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो टोटल स्ट्रेंथ है वो क्या होती है, N1 प्लस N2, यानी एक तरफ से रैंक फिर दूसरी तरफ से रैंक। तो आप ये भी कंसीडर करते हुए चल सकते हैं। अब यहां पर देखिएगा बच्चों, यहां पर अब आपका क्या है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। यहां पर देखिएगा राहुल है, मान लीजिएगा ये व्यक्ति। अब हमें पता है कि राहुल का जो रैंक है बाईं ओर से कितना है, 31वां है। तो हमें ये नहीं पता राहुल का रैंक दाईं ओर से क्या होगा। प्यारे बच्चों आप मेरे को ना एक छोटी सी बात बताएंगे, राहुल के बाईं ओर कितने बैठे हैं, 30, क्योंकि बाईं ओर से 31वां स्थान उसका है, तो यानी उसके बाईं ओर कितने बैठे हैं, 30 बैठे हैं। अब एक बात बताओ, आप जानते हैं कि टोटल कितने हैं, 50, ठीक है ना, कितने दिए गए, 50। 50 में से 30 कहां पर बैठे हैं, राहुल के बाईं ओर बैठे हैं। तो यानी यहां से तो सीधा सीधा हो गया कि राहुल का दाईं ओर से स्थान कितना हो जाएगा, 20वां हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 20वां, क्योंकि उसके बाईं ओर 30 व्यक्ति बैठे हैं। तो इधर से हम काउंट करेंगे, 50 में से 30 घटाएंगे तो दाईं ओर से 20वां व्यक्ति कौन होगा, राहुल होगा। यानी आपको किसी भी पर्सन का दूसरी तरफ से रैंक निकालना हो, मैंने कहा ये N1 है और ये N2 है, तो यदि आपको N2 निकालना है, दूसरी तरफ से रैंक निकालना है, तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, टोटल में 1 जोड़ दो और उसमें से जो रैंक दिया है उसको घटा दो। आप सीधा सीधा भी कर सकते हैं। कैसे, अब देखना बच्चों, मैं कहूं 50 और 1 कितना हो गया, 51। 51 में से 31 घटाया तो आपका क्या आ गया, 20 आ गया, ठीक है ना बच्चों। तो ये बेसिक कंसेप्ट है, सबसे पहले पता होना जरूरी है। अब इसके बेस पे क्वेश्चन क्या है बच्चों, यहां पर ध्यान दें। यहां पर क्वेश्चन कहा गया है आपको, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कहा गया है, एक लड़की बाईं ओर से 14वें स्थान पर है। बाईं ओर से 14वां स्थान है, यानी ये हमारा क्या हो गया, N1 हो गया बच्चों, ठीक है ना। और वहीं पर उसका जो है ना दाईं ओर छोर से जो स्थान है ना, वो कितना है, 29वां। तो ये क्या हो गया आपका, N2 हो गया। तो प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया था, जब भी किसी व्यक्ति का हमें दोनों तरफ से रैंक पता हो तो हम टोटल निकाल सकते हैं। तो टोटल कुल कितनी लड़कियां होंगी, तो पहले आप क्या करेंगे, इन दोनों रैंकों को आपस में जोड़ेंगे और उसमें से क्या करेंगे, 1 घटा देंगे। तो ऐसा करने से आपके क्वेश्चन का जो आंसर है प्यारे बच्चों, वो कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा, जो हमें किस विकल्प में दिया है, ऑप्शन सी में। तो यही आंसर बन जाएगा। बात आ गई समझ में बच्चों। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन बिल्कुल बच्चों आसान है। यहां पर प्रिया पंक्ति के दोनों छोर से 19वें स्थान पर है, यानी प्रिया का जो रैंक है प्यारे बच्चों, प्रिया का रैंक जो कहा गया है वो क्या है कि वो बाईं ओर से भी 19वां है और दाईं ओर से भी क्या है, 19वां है। तो प्यारे बच्चों आप कहेंगे ये तो आसान हो गया सर, क्यों, टोटल कितना होगा, इन दोनों को आपस में जोड़ दो और उसमें से 1 घटा दो। तो आप कहेंगे 38 में से जब 1 घटाते हैं तो हमें 37 प्राप्त होता है, जो ऑप्शन डी में दिया है, तो वही आंसर बन जाएगा। बिल्कुल बच्चों। अगला क्वेश्चन यहां पर अब देखिएगा क्या कहा गया है, रोहन 37 लड़कों की एक पंक्ति में बाएं से 14वें स्थान पर है, यानी किसी पंक्ति के अंदर कुल व्यक्तियों की जो कुल लड़कों की जो संख्या है ना वो 37 है, ठीक है ना। उसमें से पंक्ति में बाएं से 14वें स्थान पर कौन है, रोहन है। रोहन का जो स्थान है बाईं ओर से कितना दिया है, 14वां दिया गया है।
आपको बताना है दाईं ओर से उसका स्थान क्या होगा। तो दाईं ओर से क्या होगा, तो प्यारे बच्चों मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब हमें n1 पता हो और n2 ना पता हो तो उसको निकालने का क्या तरीका बताया था, यानी राहुल का जो भी स्थान है दाईं ओर से वो क्या होगा। आप सबसे पहले टोटल में 1 जोड़ेंगे तो 37 और 1 कितना हो गया 38, और जो बाईं ओर का रैंक है वो घटा देंगे। तो ऐसा करने से आपके सामने क्या आ जाएगा, 38 में से 14 घटाया तो आपको कितना आ जाएगा बच्चों 22 आ जाए, सॉरी कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। और ये 24 हमें किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन डी में। तो राइट आंसर आपका ये बन गया। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से आपको चलना है। अगला देखिएगा, अब लेवल बढ़ेगा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा, तो वीडियो पूरा देखना है तभी बातें क्लियर होंगी। यहां कहा है छात्रों की एक पंक्ति में सुशील और मोनिका, हमें 2 की जानकारी दी गई है, एक तो सुशील के बारे में और एक मोनिका के बारे में। सुशील जो है ना वो बाईं ओर से 19वें स्थान पर है और मोनिका जो है ना वो दाईं ओर से 27वें स्थान पर है, ठीक है ना। फिर कहा यदि मोनिका उस पंक्ति में बाएं छोर से 21वें स्थान पर है, उसी पंक्ति में यदि मोनिका का स्थान बाईं ओर से क्या है 21वां है, तो उस पंक्ति में दाईं ओर से सुशील का स्थान क्या होगा। तो सुशील का स्थान दाईं ओर से क्या होगा ये बताना है। अब प्यारे बच्चों देखो एक बात तो कंफर्म है, ये दोनों जो है ना वो एक ही पंक्ति में बैठे हैं, दोनों एक ही पंक्ति में बैठे हैं। इसको करने के 2 तरीके हो सकते हैं। कैसे 2 तरीके हो सकते हैं बच्चों, ध्यान दो। आपको जब किसी एक व्यक्ति का दोनों तरफ से रैंक पता है तो आप टोटल निकाल सकते हो, तो आप कहोगे यस सर, यहां से हम टोटल निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें क्या है जो आपकी मोनिका है ना उसका रैंक दोनों तरफ से पता है। तो टोटल कितना आ जाएगा 21 और 27 48, 48 में से 1 घटाएंगे तो टोटल आ गया आपका 47। क्लियर है बच्चों, ठीक है ना, टोटल पता लग गया। अब दूसरा, अब यहां से आप क्या है सुशील का रैंक दाईं ओर से निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, जब आपको पता है टोटल है और उसका एक तरफ से रैंक भी पता है 19 है, तो आप क्या करोगे टोटल में पहले 1 जोड़ोगे, 47 और 1 48, और उसमें से 19 घटा दोगे। जब 48 में से 19 घटाया तो आपको कितना मिल गया प्यारे बच्चों 29। यानी इसका मतलब सुशील का जो दाएं छोर से रैंक है ना वो कौन सा होगा आपका 29वां होगा। बात आई समझ में। साथ ही साथ मैं इसको और आसान भी कर सकता हूं बच्चों, कैसे ध्यान दीजिएगा। जब हमें पता है कि दोनों एक ही पंक्ति में बैठे हैं तो दोनों का रैंक मिलाकर मोनिका का कितना आ रहा है 27 और 21 मिलाकर कितना आ रहा है 48 आ रहा है। तो यानी सीधा सीधा है कि सुशील का भी रैंक दोनों तरफ से मिलाकर यानी लेफ्ट प्लस राइट मिलाकर किसके बराबर होगा 48 के बराबर होगा। लेफ्ट पता है 19 है तो वो हमने रख दिया, तो यहां से हम राइट निकाल लेंगे, कितना होगा 48 में से 19 घटाया तो वो कितना आ जाएगा 29 आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। अभी हाल फिलहाल के टाइम में ना एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आए हैं रेलवे में रैंकिंग में, तो सिंपल क्वेश्चन तो देखने को मिले हैं, साथ ही साथ ना क्वेश्चन का थोड़ा लेवल भी बढ़ा कर दिया है। जैसे यहां पर है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा समझदारी से समझने की कोशिश कीजिएगा। यहां पर कहा उत्तर दिशा के सम्मुख 54 छात्रों की एक पंक्ति में, यानी एक पंक्ति है जिसमें कुल मिलाकर कितने छात्र बैठे हैं 54 छात्र बैठे हैं 54। उसमें कहा राजू जो है ना वो बाएं छोर से 12वें स्थान पर है। राजू का जो पोजीशन है ना वो बाईं ओर से कितना है प्यारे बच्चों 12वां पोजीशन है, ठीक है ना। फिर कहा यदि संजीव राजू के दाईं और 21वें स्थान पर है। अब यहीं से मेरी बात को समझना बच्चों, मैं यहां पर ना बना रहा हूं, देखो ये हो गया आपका राजू, राजू का स्थान बाईं ओर से कितना है 12वां है, यानी इसका मतलब उसके बाईं और लेफ्ट में कितने होंगे 11 होंगे। यस और नो बच्चों, सिंपल है बिल्कुल। देखो इसी तरीके से राहुल का स्थान बाईं ओर से 12वां है तो राहुल के बाईं ओर कितने होंगे 11 होंगे। फिर कहा संजीव राजू के दाईं 21वें स्थान पर बैठा है। अब मैंने शुरू में बताया था बच्चों किसी भी पर्सन का लेफ्ट राइट दिया तो दायां कहां पर होगा, दायां इस तरफ होगा ना, मैंने बताया था। तो यानी अब यहां पर सुनो, राजू के दाईं ओर कौन बैठा है संजीव बैठा है, यानी कहीं ना कहीं यहां पर, और कितने स्थान दूर बैठा है 21वें स्थान पर बैठा है। मेरी बात को समझिएगा बच्चों, यहां पर मैंने कहा ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो डी जो है ना ए के दाईं ओर कौन से स्थान पर है, तो आप कहेंगे पहले दूसरे और तीसरे स्थान पर है। डी ए के दाईं और तीसरे स्थान पर है, पर उन दोनों के बीच कितने हैं 3 में से घटा दो 2 है। यानी मैं कहूं डी ए से
दाईं ओर 14वें स्थान पर है, तो बीच में कितने होंगे? 14 में से 1 कम कर दीजिएगा। यानी अब संजीव राहुल के दाईं ओर आपका, ठीक है ना, राजू के दाईं ओर कहां पर है? 21वें स्थान पर, तो उन दोनों के बीच कितने होंगे? 20 होंगे, ठीक है ना। अब ये भी पता लग गया। अब कहा पंक्ति के दाईं छोर से संजीव का स्थान क्या होगा। अब हमें बताना है कि पंक्ति के दाईं छोर से संजीव का स्थान क्या होगा। प्यारे बच्चों, पंक्ति में कुल हैं कितने? तो आप कहोगे सर 54 है। 54 में से वो घटा दो सो जो संजीव के बाईं ओर बैठे हैं, तो 20 और 11 कितने हो गए? 31। और एक कौन हो गया? राजू, यानी कि कितने हो गए उसके बाईं ओर? टोटल 32 हो गए। 54 में से 32 घटाया तो संजीव का जो स्थान है ना दाईं ओर से कितना आ गया? 22वां आ गया, जो हमें किस में दिया है? ऑप्शन डी में। प्यारे बच्चों, इसी तरीके से क्वेश्चन, ना डायग्राम के चक्कर में पढ़ो, बस ये लेफ्ट राइट के कॉम्बिनेशन को समझ जाओ, बड़ा आसान होगा आपके लिए करना। एक और क्वेश्चन ऐसा लेता हूं, उससे और कंफर्म होगा। ध्यान दो, मैंने कहा उत्तर दिशा की ओर मुख करके ना 34 छात्रों की एक पंक्ति में टोटल कितने हैं? 34 छात्र है। विजय दाएं छोर से 20वें स्थान पर है। अब विजय दाएं छोर से 20वें स्थान पर है, तो विजय के दाईं ओर कितने होंगे? 20 में से 1 कम कर दो, 19, क्योंकि 20वें पे तो वो खुद ही है। और क्या कहा? यदि मोहित विजय के बाएं 8वें स्थान पर है, यानी विजय के बाईं ओर, यानी कि इस तरफ होगा। यहां पर कौन है? आपका मोहित है। और कितने स्थान दूर है? 8वें स्थान पर है, तो 8 में से 1 कम करेंगे, यानी उनके बीच कितने होंगे? 7 होंगे। क्लियर है बच्चों? अब तो पंक्ति के बाएं छोर से मोहित का स्थान क्या होगा? अब हमें बताना पंक्ति के बाएं छोर से मोहित का स्थान क्या होगा। पंक्ति में कुल कितने थे? तो आप कहेंगे सर 34 थे। मोहित के दाईं ओर कितने हैं? उनको हटा दो, बाकी पोजीशन मोहित की आ जाएगी। 19 और 7 26, और उसमें एक किसको भी जोड़ोगे आप? विजय को, 27। यानी हमें 34 में से 27 घटाया तो हमें पता लग गया कि जो आपका मोहित है उसका बाईं ओर से जो स्थान है ना वो कौन सा है? 7वां है। विश्वास कीजिएगा बच्चों, और ये क्वेश्चन ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, रेलवे में काफी आया है, तो उसी कैटेगरी का, बस लेफ्ट राइट का ध्यान रखना है। जैसे एक और क्वेश्चन देखो, यहां पर कहा गया है उत्तर दिशा के ओर ना कुल मिलाकर मुंह करके 42 व्यक्ति बैठे हैं, जिसमें आंसू जो है ना दाएं छोर से 9वें स्थान पर है। आंसू दाएं छोर से 9वें स्थान पर, यानी आंसू के दाएं ओर कितने होंगे? 8 होंगे। यदि मनीष आंसू के दाएं चौथे स्थान पर है, अब ये थोड़ा सा समझना हमारे लिए जरूरी है। यानी इसको मैं कुछ इस तरीके से करूंगा, दूसरी जगह ले लूंगा बच्चों, कि मनीष जो है ना वो आंसू के दाएं चौथे स्थान पर है, यानी ये आंसू है तो उसके दाईं ओर यहां पर कौन है? मनीष है, और चौथे स्थान पर है, तो इन दोनों के बीच कितने होंगे? 3 होंगे। क्लियर है? तो आप कहोगे सर क्लियर है। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना प्यारे बच्चों। अब हमें बताना है कि बाएं छोर से मनीष का स्थान क्या होगा। हमें क्या बताना है? बाएं छोर से मनीष का स्थान क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए ना इन दोनों को आपस में जोड़ना पड़ेगा। कैसे? आप जानते हैं यहां से जो फाइनल रिजल्ट आया ना इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, वो क्या आया? आंसू यहां बैठा है, ठीक है, आंसू और मनीष के बीच कितने हैं? 3 हैं। पर हमें पता होना चाहिए कि आंसू के दाईं ओर टोटल कितने होने चाहिए? 8 होने चाहिए। टोटल कितने होने चाहिए? 8। ये बात पहले पता है, तो 3 ही हो गए। एक आपका कौन हो गया प्यारे बच्चों? मनीष। 4, तो यानी 4 मनीष के दाईं ओर भी होंगे, ठीक है ना। तभी तो आंसू के दाईं ओर कितने हो गए? 8, क्योंकि देखो 4 और 3 7 और 1 8 हो गए। तो आपने कहा यस सर। अब हमें बताना है कि आंसू का किसका स्थान बताना है? मनीष का बाईं ओर से क्या होगा। प्यारे बच्चों एक बात बताओ, टोटल पंक्ति में कितने हैं? आपने कहा सर 42। अब मनीष के दाईं ओर कितने बैठे हैं? तो आपने कहा 4। वो घटा दो, सीधा सीधा आंसर आ गया बच्चों, सीधा सीधा आंसर आ गया। बस यहां पर आपको करना क्या पड़ा बच्चों कि ये दो अलग अलग कंसेप्ट को एक साथ मिलाना पड़ा। तो उसमें पैनिक मत होना, बायां दायां सब पता है तो आसानी से बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर दिशा की ओर सम्मुख बैठे लोगों की एक पंक्ति में टॉम दाईं ओर से 8वें स्थान पर है। टॉम जो है ना दाईं ओर से 8वें स्थान पर है, और जो बैन है ना वो दाएं छोर से 19वें स्थान पर है। बैन जो है वो दाएं छोर से कौन से स्थान पर है? 19वें स्थान पर है। तो बच्चों इसको ना थोड़ा सा ऐसे ही लिख लेता हूं मैं, देखो शॉर्ट में ही। सबसे पहले दिया गया
कि टॉम जो है ना दाएं छोर से 8वें स्थान पर है, तो टॉम के दाईं ओर कितने होंगे 7। बेन दाएं छोर से 19वें स्थान पर है, तो बेन के दाईं ओर कितने होंगे आपके 19 होंगे। अब बेन टॉम और सेन के बीच में बैठा है, तो पहले ना बच्चों इसको बिठा लो आप। ये देखिएगा, मैंने कहा अरेंजमेंट कुछ ऐसी है, ये आपका टॉम हो गया, ये इसके दाईं ओर कितने हैं 7। अब बेन के दाईं ओर कितने होनी चाहिए 19 होनी चाहिए। यानी एक बात बताओ, दाईं ओर से टॉम 8वें स्थान पर है और बेन जो है ना वो कौन से, अच्छा 19वां स्थान दिया गया है। दोबारा रिवर्ट करते हैं बच्चों, एक सेकंड दोबारा इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा बच्चों, इसको थोड़ा सा मैं ना लाइन में समझा देता हूं, क्वेश्चन का कंसेप्ट थोड़ा लाइन से क्लियर होगा, फिर मैं वैसे ही बता देता हूं। टॉम जो है ना वो दाएं छोर से 8वें स्थान पर है, टॉम जो है दाएं छोर से 8वें स्थान पर है, और बेन जो है ना वो दाएं छोर से कहां पर है 19वें स्थान पर है। ठीक है बच्चों, इसको थोड़ा सा समझना ध्यान से। फिर क्या कहा, बेन टॉम और सेन के ठीक बीच में बैठा है। बेन जो है ना वो किसके ठीक बीच में बैठा है, टॉम और सेन के। यानी टॉम उसकी एक तरफ तो सेन उसकी दूसरी तरफ होगा, यानी सेन आपका कहीं ना कहीं यहां पर होगा। ठीक है ना बच्चों। और जो सेन का स्थान दिया है ना वो बाईं ओर से कितना दिया गया है, तो ध्यान से कहेंगे आप, सेन का स्थान बाईं ओर से 7वां दिया है। ये हमारे पास पूरी अरेंजमेंट है। अब बच्चों इस अरेंजमेंट में मेरी एक बात समझना ध्यान से, टॉम ये है आपका, इसके यहां पर दाईं छोर से 8वां है, तो उसके दाईं ओर कितने होंगे, तो आप कहोगे सर 7 होंगे। अब एक बार बताओ, ये 8 है और ये 19 है, इन दोनों में अंतर कितना है 11। यानी इसका मतलब 11 स्थान 11th प्लेस पर कौन बैठा है, बेन बैठा है, किससे, आपका टॉम से। यानी टॉम के 11 बाईं और 11वें स्थान पर वो बैठा है, तो इन दोनों के बीच कितने होंगे 10 होंगे। यानी बेन और टॉम के बीच कितने हैं प्यारे बच्चों 10 है। ठीक है ना। ये याद रखना, जैसे मैंने कहा बी टी से 11 स्थान दूर है, तो बीच में कितने होंगे 10 होंगे। अब हमें ये कहा गया था बेन जो है ना वो सेन और टॉम के बिल्कुल बीच में है, तो उस बात का मतलब क्या है, जितने बेन और टॉम के बीच होंगे उतने ही बेन और सेन के बीच में होंगे। तो बेन और सेन के बीच में कितने होंगे आपका 10, और सेन है आपका इस तरफ। अब सेन के बारे में कहा है कि वो बाईं ओर से 7वें स्थान पर है, तो इसका मतलब सेन के बाईं ओर कुल कितने होंगे आपका 6 होगा। तो ये हमारा फाइनल अरेंजमेंट आ गया। अब टोटल इसमें कितने बनेंगे बच्चों, 6 और 10 16, 16 और 10 26, 26 और 7 कितना हो गया आपका 33 हो गया। उसके अलावा एक सेन है, एक बेन है और एक टॉम है, तो टोटल मिलाकर कितना हो गया 36। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया। प्यारे बच्चों, ये जैसे मैंने लिखने की है ना प्रैक्टिस, इस तरीके से आप प्रैक्टिस करना सीख लीजिएगा, काम आपके लिए कहीं ना कहीं आसान हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट। प्यारे बच्चों, वीडियो यदि आप सभी को पसंद आ रहा है तो साथ ही साथ अपने आने वाले एग्जाम की प्रैक्टिस को और मजबूत करने के लिए आप रीजनिंग के ये प्रैक्टिस सेट खरीद सकते हैं। ये स्पेशली एसएससी जीडी एग्जाम के लिए बनाए गए हैं, और जो प्रैक्टिस सेट है ना वो चैप्टर वाइज है, और प्रीवियस ईयर के 2019 से लेकर 2025 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन इसके अंदर इंक्लूड किए हैं। और साथ ही साथ एसएससी के जो नए टाइप के क्वेश्चन है ना वो भी मैंने इसके अंदर क्या है डाल दी है। बुक जो है दोनों ही लैंग्वेज के अंदर अवेलेबल है, जिसको हिंदी में परचेज करनी है वो हिंदी में परचेज करे, और जिसको इंग्लिश में परचेज करनी है वो इंग्लिश में परचेज करे। और विश्वास कीजिएगा, जो आपका आने वाला एसएससी जीडी का एग्जाम है उसमें रीजनिंग सेक्शन का कोई भी क्वेश्चन इस बुक से बाहर देखने को नहीं मिलेगा। अगला आता है नॉन ओवरलैप एंड ओवरलैप केस। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों कि ओवरलैप केस क्या होता है और नॉन ओवरलैप केस क्या होता है। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसमें आपको मैं 2 चीजें बता देता हूं। जैसे मान लीजिएगा बच्चों, मैंने कहा एक बात समझिएगा, क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को समझिएगा बच्चों। क्वेश्चन दिया गया है कि कोई भी एक व्यक्ति है ए, उसका बाईं ओर से स्थान दिया गया है 18वां, और एक व्यक्ति है बी, उसका दाईं ओर से स्थान दिया गया है 21वां। फिर हमें बताया गया है कि ए और बी के बीच कुल 7 व्यक्ति बैठे हैं। कितने व्यक्ति बैठे हैं 7। तो बताओ इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे, इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे। ए का स्थान दिया है बाईं ओर से 18वां, बी का स्थान दिया है दाईं ओर से 21वां। फिर कहा है कि ए और बी के बीच 7 व्यक्ति बैठे हैं, तो बताओ उस पंक्ति में कुल व्यक्ति कितने होंगे। प्यारे बच्चों, इसमें याद रखना 2 पॉसिबल केस बनते हैं।
दो पॉसिबल केस क्या बनते हैं, ध्यान दीजिएगा। इनकी अरेंजमेंट जो है ना वो कुछ इस टाइप से हो सकती है, यानी मैं कहूं या तो वो नॉन ओवरलैप की कंडीशन में है। अब आप कहेंगे सर नॉन ओवरलैप की कंडीशन क्या है, वो भी मैं बता देता हूं बच्चों। नॉन ओवरलैप की कंडीशन में है। नॉन ओवरलैप का मतलब क्या हो गया बच्चों, ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा ये हो गया आपका ए, ठीक है ना, ठीक है, और ये हो गया आपका बी, ये हो गया आपका कौन, बी, ठीक है ना। और यानी ए का स्थान दिया है और बी का दाईं ओर से, तो बाकी बीच में जो व्यक्ति है ना, इन दोनों के बीच कुछ इस प्रकार बैठे हैं, ठीक है ना बच्चों। ये तो सबसे आसान तरीका होगा। दूसरा, एक आपका ओवरलैप केस भी हो सकता है। अब आप कहेंगे ओवरलैप क्या, दोनों एक दूसरे को क्रॉस करके बैठे हों। दोनों क्या है, एक दूसरे को क्रॉस करके बैठे हों। कैसे, मैंने कहा ये हो गया आपका ए बाईं ओर से, और बी जो है ना उसको क्रॉस करके बैठा है कुछ इस प्रकार, ये हो गया बी दाईं ओर से। यानी अब यहां पर जो 7 व्यक्ति है ना, इन दोनों के बीच इधर बैठे हैं, पर ये दोनों, अब ध्यान दो, एक दूसरे को क्रॉस करके बैठे हैं। तो प्यारे बच्चों यहां पर दो कंडीशन बनती हैं जब ऐसा क्वेश्चन आपके सामने होता है, और अभी हाल फिलहाल के एग्जाम में दोनों कंडीशन से क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। यानी यहां पर कहा गया है ए बाईं ओर से 18वें पर और बी दाईं से, बाकी 7 उन दोनों के बीच, यानी एक दूसरे से दूर दूर है, पर यहां पर ध्यान से देखेंगे दोनों एक दूसरे को क्रॉस करके बैठे हैं। तो ये दो कंडीशन बनती है। अब इन दोनों कंडीशन को हम सोल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा बच्चों। सबसे पहले हम यहां पर ध्यान देंगे किस पर, नॉन ओवरलैप पर। किस पर ध्यान देंगे, नॉन ओवरलैप का जो केस है। अब नॉन ओवरलैप का केस ना आपके लिए ना बड़ा सिंपल हो जाता है बच्चों। क्यों सिंपल हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिएगा कि यहां पर आपको कहा गया था, क्या कहा गया था, कि जो ए का पोजीशन है ना वो बाईं ओर से 18वां है, आप कहोगे यस, और बी का पोजीशन क्या है, दाईं ओर से 21वां है, ठीक है। फिर कहा ए और बी के बीच कुल मिलाकर 7 व्यक्ति बैठे हैं। कितने व्यक्ति बैठे हैं, 7। तो आपको बताना है कि टोटल कितना होगा, ठीक है ना। यही था बच्चों। आप कहेंगे यस सर। अब इसमें ना मेरी एक बात समझिएगा ध्यान से बच्चों। अब इसमें समझना डायग्राम का फंडा क्या कहता है। मैंने कहा ये है आपका ए, और ए का स्थान क्या है, बाईं ओर से आपका 18वां दिया है, और ये है आपका कौन प्यारे बच्चों, तो ये है आपका बी, इसका दाईं ओर से कितना दिया गया है, 21। फिर साथ ही साथ बताया है कि इन दोनों के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, 7 व्यक्ति बैठे हैं। तो प्यारे बच्चों ऐसे केस में ना हरदम जो स्ट्रेंथ आती है ना वो मैक्सिमम आती है। यानी नॉन ओवरलैप में क्या आता है कि ऐसी कंडीशन में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, अधिकतम कितने हो सकते हैं। तो आपने देखा ए तक कितने बैठे हैं, 18, दाईं ओर से बी तक कितने बैठे हैं, 21, और बाकी 7 कहां पर हैं, इन दोनों के बीच। तो सीधा सीधा इन सभी का टोटल ले लीजिएगा, आपका आंसर आ गया 46। यानी बच्चों नॉन ओवरलैप के केस में सिंपल है आपका फंडा। सिंपल क्या है, एक का रैंक n1 मान लो, दूसरे का रैंक n2 मान लो, और जो बीच में बैठे हैं उसको क्या मान लो, m मान लो। तो यहां से हमारी क्या आती है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ आती है। और मैक्सिमम निकालने का क्या तरीका है कि दोनों के रैंकों को आपस में जोड़ दो और फिर बीच में जो बैठे हैं उनको जोड़ दो। वहां से सीधे सीधा आपके क्वेश्चन का क्या है, आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। जैसे यहां पर, यानी मैंने कहा कि मैक्सिमम कितने होंगे बच्चों इस कंडीशन में, तो दोनों का रैंक मिला लिया, 21 और 18 39, फिर 7 जोड़ दिया, तो यहां से सीधा सीधा आ गया 46। यानी आपको डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं है। हमें याद रहा नॉन ओवरलैप में तीनों चीजों को हम मिला देंगे बच्चों। वहीं पर जब बात आती है किसकी, ओवरलैप की, बात आती है किसकी बच्चों, ओवरलैप की। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ओवरलैप के केस में क्या करना है। हमें कहा गया था, क्वेश्चन क्या था कि ए के बाईं ओर कितने हैं, बाईं ओर से स्थान 18वां, बी का दाईं ओर से स्थान है 21वां, और ए और बी के बीच कितने बैठे हैं, तो हमें कहा गया था 7 बैठे हैं। तो बताओ पंक्ति में कुल मैक्सिमम कितने होंगे, यही हमें कहा गया था बच्चों। अब यहां पर समझिएगा बच्चों ध्यान से कंसेप्ट के बारे में। अब यहां से ना बच्चों पहली तो बात ना आपका मैक्सिमम स्ट्रेंथ नहीं आएगी, क्या आएगी आपकी, मिनिमम आएगी। ऐसे केस में मिनिमम स्ट्रेंथ आती है, ठीक है ना। यहां पर
देखिएगा इसको हम यहाँ पर तो फिलहाल बस इसको मैं टी ऐसे लिख देता हूँ कि टोटल कितने होंगे, क्वेश्चन तो ये है। अब इसको समझिएगा बच्चों ध्यान से, ए का जो पोजीशन है वो बाईं ओर से कितना है, तो आप कहेंगे सर 18 है। ओवरलैप के केस में क्या होगा, बी उसको क्रॉस करके बैठेगा और बी का जो पोजीशन है वो दाईं ओर से कितना है, 21वां है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों आपको ये पता है साथ ही साथ कि इन दोनों के बीच कितने हैं, 7 है। इन दोनों के बीच कितने हैं, 7 हैं। अब एक सिंपल सा फंडा मुझे आप बताएं, मैंने कहा कि ये है 21 दाईं ओर से, ये दाईं ओर से ए कितना हो सकता है, ए दाईं ओर से हम देखें बी के पीछे की ओर बैठा है और इन दोनों के बीच यदि 7 है तो वो उससे कितने स्थान दूर बैठा है, 8 स्थान दूर बैठा है। कितने स्थान दूर बैठा है, 8। अब 8 स्थान दूर होने का मतलब क्या है, 21 में से 8 घटा दो, यानी दाईं ओर से ए का स्थान कितना होगा, 13 होगा। ए का स्थान कितना होगा, 13। क्लियर है ना बच्चों। अब कहेंगे नहीं सर एक बार और समझो बच्चों मेरी बात को। मैंने क्या कहा बच्चों, एक सिंपल सी बात बताओ, ए और बी के बीच कितने बैठे हैं, 7, और जो ए है वो बी के पीछे की ओर है दाईं ओर से, तो यानी वो उससे कितने दूर होगा, जब बीच में 7 है तो दूर कितना होगा, 8 स्थान दूर होगा। यानी इसका मतलब 21 में से 8 घटा दो तो दाईं ओर से 13वें स्थान पर कौन बैठा है, ए। अब आप ध्यान से देखेंगे बच्चों, यहां पर हमने क्या निकाला था, मैक्सिमम। यहां पर आता है आपका, यानी ऐसी कंडीशन में मिनिमम कम से कम कितने हो सकते हैं। अब ध्यान से आप देखोगे तो ए का आपको दोनों तरफ से पोजीशन पता है, बाएं से और दाएं से, तो इन दोनों को आपस में जोड़ो और 1 घटा दो तो टोटल आपका कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। सीधा हो गया बच्चों। ये तो डायग्राम से प्रैक्टिकली समझाया है, पर आप ट्रिक क्या यूज करेंगे बच्चों, अब आती है वो मेन बात। तो याद रखना बच्चों, आपने इसको n1 माना है, इसको n2 माना है और इसको माना है m। तो जब भी आपको मिनिमम निकालना है तो क्या करोगे, सबसे पहले दोनों रैंकों को आपस में जोड़ दोगे और बस कुछ नहीं करना बच्चों। अब जो ये बीच में बैठे हैं ना m, इसमें 2 जोड़कर घटा दो। कितना जोड़कर घटा दो, 2 जोड़कर, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा डायरेक्ट, कुछ नहीं करना। कैसे, यहां पर ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों। तो यहां पर यानी टी मिनिमम कितना होगा, पहले दोनों रैंकों को आपस में जोड़ो, 19 और 21 कितना हो गया, तो आप कहोगे 40, और 7 और 2 कितना हो गया, 9। 40 में से 9 घटाया तो टोटल कितना आ गया आपका, 1 मिनट रुकिएगा कहेंगे, अच्छा ये 18 है प्यारे बच्चों, ये 18 है, एक का रैंक 18 है ना। तो 18 और 21 कितना हो गया, 39। 39 में से 9 घटाया तो बच्चों कितना आ गया आपका, 30 आ गया। क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन से और क्लियर होगा। जैसे यहां पर है प्यारे बच्चों, यहां पर कहा है कि लड़कियों की एक पंक्ति में मोनी बाएं छोर से 17वें स्थान पर है, यानी मोनी का जो पोजीशन है ना वो बाईं ओर से कितना दिया गया है, 17वां, और टिया का दाएं छोर से जो पोजीशन दिया गया है वो कितना दिया गया है, 14। और कहा गया है मोनी और टिया के बीच में कुल कितनी लड़कियां बैठी हैं, 6 लड़कियां बैठी हैं। तो बताओ पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं। अब हमारे सामने कंफ्यूजन तो वही है बच्चों, इसके 2 पॉसिबल आंसर हो सकते हैं। क्या, एक तो हो सकते हैं मैक्सिमम कितने होंगे, यानी मैक्सिमम कितने हो सकते हैं। तो मैक्सिमम के लिए मैंने क्या कहा था बच्चों, जैसे ये लेफ्ट और राइट है, n1 n2 है, पहले इन दोनों को आपस में जोड़ो और जो बीच में बैठे हैं वो कितने हैं, 6, उसको जोड़ दीजिएगा। तो ये 31 और 6 कितना आ जाएगा, 37। ये ऑप्शन में दिया है। पर टी मिनिमम कितने हो सकते हैं, कम से कम कितने हो सकते हैं। तो प्यारे बच्चों उसके लिए क्या बताया था, दोनों का रैंक पहले आपस में जोड़ दो, 17 और 14 31, फिर बीच में जो बैठे उसमें 2 जोड़कर घटा दो, 31 में से 8 गया 23। अब देख दोनों ही ऑप्शन में है, तो हमारी चॉइस किसके साथ जाएगी, इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यह निर्धारित नहीं किया जा सकता। यहां पर आएगा बच्चों निर्धारित नहीं किया जा सकता, डाटा पर्याप्त नहीं होगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता, निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि अब आपको क्या पता कि वो किस कंडीशन में बैठे हैं, एक दूसरे को क्रॉस करके बैठे हैं या दूर दूर बैठे हैं। ठीक है ना बच्चों। तो यानी 2 पॉसिबल आंसर आते हैं ऐसे में। बट एग्जाम में क्या है, क्वेश्चन देखिएगा कई बार इस तरीके से भी दे देगा, जैसे यहां पर कहा है व्यक्तियों की एक पंक्ति में x बाईं ओर से 18वें स्थान पर और y जो है वो दाईं ओर से 25वें स्थान पर बैठा है। फिर कहा है x और y के बीच यदि 7 व्यक्ति बैठे हैं, x और y के बीच कितने बैठे हैं, 7, तो उस व्यक्तियों में
तो उस पंक्ति में व्यक्तियों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अब आपसे बच्चों यहां पर मैक्सिमम के बारे में पूछ लिया है, तो मैक्सिमम का तो आपको पता है कि दोनों रैंकों को आपस में जोड़ दो, 18 और 25 43, फिर बीच में जो दिए हैं वो भी जोड़ दो, तो ऐसा करने से 43 और 7 कितने हो जाएंगे 50। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या बन जाएगा, ऑप्शन सी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ऑप्शन सी। तो प्यारे बच्चों ये थोड़ा सा कहने का मतलब ऐसा है कि रेलवे में जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, मैं आपको केवल उसी लेवल के क्वेश्चन करवा रहा हूं। आप जैसे आप लोगों ने मेरी बुक ली है, उस बुक में आप देखना रेफरेंस मैंने डाले हुए हैं। कांस्टेबल जैसे एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप क्या सोचते हैं आरआरबी ग्रुप डी में नहीं आएगा? बिल्कुल आएंगे बच्चों, इसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे, तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। अगला बच्चों यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या कहा है, लड़कियों की एक पंक्ति में नेहा का रैंक बाईं ओर से 15वां है और प्रिया का जो रैंक है वो दाईं ओर से कितना है, 24वां है। फिर कहा यदि नेहा और प्रिया के बीच 12 लड़कियां हैं तो उस पंक्ति में कम से कम कितनी लड़कियां होंगी। अब कम से कम के लिए मैंने क्या बताया था बच्चों, तो एक सिंपल सा बताया था, पहले इन दोनों रैंकों को आपस में जोड़ दो, 15 और 24 39, फिर जो बीच में बैठे हैं उसमें 2 जोड़कर घटा दीजिएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 39 में से 14 गया तो ये प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, जो हमें ऑप्शन बी में दिया है। क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट देखिएगा, अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्यक्तियों की एक पंक्ति में ए और आर, ठीक है ना, यहां पर कहा गया है ए का रैंक जो है बाएं से 14वां है, आर का जो रैंक है वो दाएं से कितना है, 28वां है। फिर कहा गया है कि ए और आर के बीच 11 व्यक्ति बैठे हैं, तो बताओ व्यक्तियों की संख्या क्या होगी। अरे यहां पर तो अब 2 केस बन सकते हैं व्यक्तियों की संख्या, यानी मैक्सिमम और मिनिमम 2 बनते हैं, तो मैक्सिमम कितने होंगे, दोनों का रैंक जोड़ दो, 14 और 28 42, और जो बीच में बैठे हैं वो जोड़ दो, उसमें 42 और 11 53। ये तो कहीं भी ऑप्शन में नहीं दिया तो ऐसा केस बनता है, फिर आप क्या है बच्चों, फिर आप क्या है, क्रॉस वेरीफाई करेंगे। आप किसके लिए जाएंगे, मिनिमम के लिए। मिनिमम क्या बनेगा बच्चों, पहले दोनों के रैंकों को आपस में जोड़ोगे, फिर बीच में जो दिए हैं ना उसमें 2 जोड़कर घटा दोगे। अब यहां पर ऐसे क्या बन जाएगा, 42 में से 13 गया तो कितना होगा, 29। क्या ये हमें ऑप्शन में दिया है, तो आप कहोगे यस, तो इसलिए क्वेश्चन का आंसर फिर आपका ये बन गया बच्चों। तो याद रखना कई बार एग्जाम में ऐसा भी होता है कि मैक्सिमम या मिनिमम में से 4 में इस विकल्पों में से एक कोई दिया होता है, तो आपको उसके साथ जाना है। दोनों कभी भी आपको एक साथ ऑप्शन में नहीं दिखेंगे बच्चों, वो ऑब्जेक्शन है क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। अब बच्चों फिर इसमें देखो, इसका ना एक और वाइस वर्सा क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। अब इसका वाइस वर्सा क्वेश्चन क्या बनता है, ध्यान दीजिएगा बच्चों। देखिएगा 2 टाइप की ना आपकी कंडीशन बन सकती है। कंडीशन क्या बन सकती है बच्चों, देखो समझिएगा थोड़ा सा, आपसे 2 टाइप से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। मान लो किन्हीं भी 2 व्यक्तियों के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं इसके बारे में आपसे पूछा जाए, तो इसमें भी 2 जो कंडीशन बनती है वो कौन कौन सी बनती है, ध्यान दीजिएगा। एक कंडीशन तो बनती है नॉन ओवरलैप की, ठीक है, और एक बनती है आपकी ओवरलैप की कंडीशन, और एक बनती है ओवरलैप की कंडीशन। यानी क्वेश्चन की स्टेटमेंट के आधार पर आपको पहचानना होगा कि क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो नॉन ओवरलैप के लिए है या ओवरलैप के लिए है। वो मैं पहले ही बता चुका हूं बच्चों। ओवरलैप का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ये ए है, ठीक है ना, और ये बी है, इसका दाईं ओर से दिया है और बाकी बताया गया है इन दोनों के बीच कुछ व्यक्ति बैठे हैं, तो ये तो आपका नॉन ओवरलैप होता है। ओवरलैप में क्या होगा, ये दोनों को क्रॉस करके बैठे होंगे, ये ए हो गया आपका और ये कौन हो गया आपका, बी हो गया। तो हम क्या कहेंगे, इन दोनों के बीच कुछ व्यक्ति बैठे हैं। क्लियर है बच्चों, ये 2 अलग अलग कंडीशन है। पर कई बार जो क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दी जाएगी ना, उससे हमें पता लगाना होगा कि क्वेश्चन हमारा नॉन ओवरलैप का है या ओवरलैप का है। जैसे यहां पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्वेश्चन क्या है आपके सामने, क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन दिया है कि किसी पंक्ति में टोटल कुल 50 व्यक्ति हैं, उसमें से ए का जो रैंक है ना वो बाईं ओर से दिया गया है 18वां
और बी का जो रैंक है वो दाईं ओर से दिया गया है 29वां। तो फिर आपको बताना है, बताओ ए और बी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। ए और बी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। प्यारे बच्चों, इसके लिए सबसे पहले ना आपको ना एक बात समझनी होगी जो आपके लिए सबसे जरूरी है। वो क्या, कि जब भी बात आती है नॉन ओवरलैप की, नॉन ओवरलैप केस का हमें पता कैसे चलता है, याद रखिएगा। जब भी हमारा N1 प्लस N2 या तो हमारा क्या है टोटल स्ट्रेंथ से कम हो या उसके बराबर हो, तो वो किसका केस होता है, नॉन ओवरलैप का केस होता है। कैसे बच्चों, यहां पर ध्यान दीजिएगा। ये आपका N1 है और ये आपका N2 है और ये आपका क्या है टोटल स्ट्रेंथ है। प्यारे बच्चों, अब याद रखना 18 और 29 कितना है, 47 है, और 47 50 से कम है। यानी इस केस के क्वेश्चनों में जब दो पर्सन का अलग अलग जगह से रैंक दिया हो, टोटल भी दिया हो और उनके बीच व्यक्तियों की संख्या पूछी है, तो पहले आपको क्या पता लगाना होगा, ये ओवरलैप का केस है या नॉन ओवरलैप का। तो वो कैसे पता चलेगा, दोनों पर्सन के रैंक जोड़ दो। 18 और 29 कितना होता है, 47। 47 50 से ज्यादा है या कम है, तो आप कहेंगे कम है। यानी यदि संख्या जो है ना वो टोटल से कम या उसके बराबर है, तो वो नॉन ओवरलैप का केस होगा। अब नॉन ओवरलैप के केस होने का मतलब सीधा सीधा है बच्चों, यानी ये आपका ए बैठा है बाईं ओर से, ठीक है, और ये आपका कौन बैठा है, बी बैठा है दाईं ओर से। और आपको पता है बाईं ओर से ए का जो स्थान है वो कितना है, 18वां है, और बी का स्थान दाईं ओर से 29वां है। टोटल मिलाकर कितने हो गए, 47, पर टोटल कितने होनी चाहिए, 50। तो यानी बाकी तीन कंफर्म है, इन दोनों के बीच ही होंगे। कंफर्म है, बाकी तीनों इन दोनों के बीच ही होंगे। यानी बच्चों याद रखना, ऐसे केस में एम की वैल्यू कैसे आएगी कि आप टोटल स्ट्रेंथ में से क्या है, दोनों का रैंक मिलाकर घटा दीजिएगा। नॉन ओवरलैप के केस में यह आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा बच्चों, यह आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। जैसे यहां पर देखना बच्चों, तो हमारा ए और बी के बीच कितने होंगे, टोटल स्ट्रेंथ कितनी दी गई है, 50। 50 में से दोनों का रैंक मिलाकर घटा दीजिएगा, यानी कितना हो जाएगा आपका बच्चों, 3 आ जाएगा आंसर। क्लियर है। अब दूसरी बनती है बात ओवरलैप की। जैसे मान लीजिएगा क्वेश्चन दिया कि किसी पंक्ति में कुल 40 व्यक्ति हैं। ए का रैंक जो है ना वो बाईं ओर से दिया गया है 27वां, और बी का जो रैंक है वो दाईं ओर से दिया गया है 28वां। तो अब बताओ ए और बी के बीच कितने होंगे। प्यारे बच्चों, यहां पर एक बात याद रखना, ये हमारा टोटल है, तो ये N1 है, ये N2 है। अब आप याद रखना बच्चों एक बात, कि जब ओवरलैप का केस का हमें कैसे पता लगता है, ओवरलैप के केस का कैसे पता लगता है, तो जब भी बच्चों N1 प्लस N2 ये दोनों वैल्यू मिलाकर टोटल स्ट्रेंथ से ज्यादा है, तो वो किसका केस बनेगा, ओवरलैप का। नॉन ओवरलैप के लिए क्या बताया, दोनों का रैंक मिलाकर यदि टोटल से कम या बराबर है तो नॉन ओवरलैप होगा, और यदि ज्यादा है तो क्या होगा, ओवरलैप होगा। अब यहां पर देखो 28 और 27 55 है, 55 40 से ज्यादा है, इसका मतलब बच्चों ये आपका जो है ना वो किसका है बच्चों, ओवरलैप का है। अब ओवरलैप में डायग्राम कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा बच्चों ये आपका कौन हो गया, ए है, और ए का रैंक बाईं ओर से कितना दिया गया है प्यारे बच्चों, तो आप कहोगे 27 दिया गया है, और ये है बी जो उसको क्रॉस करके बैठा है, और बी का रैंक जो है ना दाईं ओर से कितना दिया गया है प्यारे बच्चों, 28 दिया गया है। अब बच्चों साथ ही साथ एक बात, तो जब हमें पता है कि टोटल 40 है, तो क्या हम ए का रैंक दाईं ओर से नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। सबसे पहले क्या था, जब किसी व्यक्ति का एक तरफ से रैंक दिया हो तो और टोटल भी दिया तो दूसरी तरफ से कैसे निकालते हैं, पहले टोटल में एक जोड़ोगे 40 और एक 41, और जो रैंक दिया है वो घटा दोगे, 41 में 27 गए 14, यानी हमें पता लग गया कि ए का रैंक दाईं ओर से कितना है, 14 है। अब देखो बी का रैंक दाईं ओर से 28 है, ए का दाईं ओर से 14 है, तो बी उससे कितने स्थान आगे है, 28 में 14 घटा दो, 14 स्थान आगे है। 14 स्थान आगे होने का मतलब यानी उन दोनों के बीच कितने होंगे प्यारे बच्चों, 13 होंगे। उन दोनों के बीच कितने होंगे, 13 होंगे। तो ये तो डायग्राम का तरीका है, पर इसको बगैर डायग्राम एग्जाम में कैसे करना है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। आप कहोगे ऐसे केस में जब निकालना ना नॉन ओवरलैप के केस में दो व्यक्तियों के बीच की संख्या को, तो आप क्या करोगे, पहले दोनों व्यक्तियों का रैंक जोड़ोगे, फिर टोटल में 2 जोड़कर क्या है, घटा दोगे उसमें से,
ये आपके लिए अप्रोच रहेगी बच्चों। अभी तक ये आपका मैंने 5वां फार्मूला बता दिया है। ये छोटी छोटी चीजें यदि आपको याद है तो आप बड़ी आसानी से रैंकिंग के क्वेश्चनों को चंद सेकंड में कर सकते हैं बच्चों, ये याद रखिएगा। यानी यहां पर देखो कैसे बच्चों, अब आपको बताया ओवरलैप का केस है, पहले दोनों का रैंक जोड़ दो, 27 और 28 कितना हो गया, 55 हो गया। फिर जो टोटल है उसमें 2 जोड़कर घटा दो, 40 और 2 कितना होता है, 42। 55 में से 42 घटाएंगे, सीधा सीधा आपका आंसर कितना है प्यारे बच्चों, 13 आ जाएगा। क्लियर है, यही है बच्चों फंडा। अब देखो क्वेश्चन पर देखो, जैसे यहां कहा है कि टोटल कुल मिलाकर पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, 58 व्यक्ति हैं। उनमें से राकेश का जो स्थान है वो बाईं ओर से 27वां है और अजय का स्थान जो है ना वो दाईं ओर से 19वां है। प्यारे बच्चों दोनों का रैंक मिलाकर टोटल से कम है, यानी नॉन ओवरलैप का केस है। किसका केस है, नॉन ओवरलैप का। तो यानी इसका मतलब अब इन दोनों के बीच कितने होंगे, तो उसको निकालने के लिए आप क्या करोगे, टोटल में से दोनों का रैंक मिलाकर क्या है, घटा दीजिएगा। अब टोटल में से दोनों का रैंक मिलाकर जब आप घटाएंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 12, जो ऑप्शन सी में दिया है। यानी रैंकों को जोड़कर पता चलेगा नॉन ओवरलैप है या ओवरलैप है। जैसे अगला क्वेश्चन है बच्चों, कुल कहा है कि कुल पंक्ति में लड़कियां कितनी हैं, 48 हैं, पर उनमें से कहा कि जो ईसा है ना उसका रैंक कितना है, बाईं ओर से 29वां, और जो बीना है उसका दाईं ओर से कितना है, 38वां। अब 29 और 38 मिलाकर कितना है, 67। टोटल से ज्यादा है तो इसका मतलब किसका केस है, ओवरलैप का। ओवरलैप का केस है तो अब ईसा और बीना के बीच कितने होंगे, पहले इन दोनों रैंकों को आपस में जोड़ेंगे, 29 और 38 कितना हो गया, 67। फिर टोटल में 2 जोड़कर घटा दो बच्चों, तो यहां से हमारा जो आंसर आ जाएगा 67 से 50 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 17। और यही हमारे क्वेश्चन का क्या है, आंसर बनेगा, जो ऑप्शन बी में दिया है। बात आ गई समझ में, तो आप कहेंगे यस सर। तो यानी बच्चों ये कंसेप्ट होता है, थोड़ा सा इस पर क्या है आपको ध्यान देना होगा। क्लियर है पॉइंट। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखना बच्चों, अब बात आती है शिफ्टिंग ऑफ पोजीशन। एक शिफ्टिंग ऑफ पोजीशन वाला भी क्वेश्चन आता है। शिफ्टिंग ऑफ पोजीशन वाला क्वेश्चन क्या है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। यहां पर ना कुछ कंसेप्ट ऐसा होता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने कहा कि कोई ये एक रो है, इसमें ये व्यक्ति है, मान लीजिएगा कोई भी ए, फिर उसको कहा गया कि वो 5 स्थान ना दाईं ओर शिफ्ट हो गया। 5 प्लेसेस कहां पर शिफ्ट हो गया, राइट की ओर। 5 स्थान दाईं ओर शिफ्ट कर दिया, यानी 1 2 3 4 5, यानी अब इसका ए का नया रैंक ये है। ठीक है बच्चों। अब इसमें एक बात बताओ, यदि पहले ए बाईं ओर से 11वें स्थान पर होगा तो अब बाईं ओर से कितने स्थान पर होगा, तो आप कहोगे सर 5 स्थान आगे और गया है, 11 और 5 कितना होगा, 16 होगा। बिल्कुल ठीक है। पर यदि मैं कहता हूं कि ए को बाईं ओर 3 स्थान क्या है, खिसका दिया है, यानी 1 2 3, अब ए यहां पर है। दूसरा केस, अब ए का स्थान बाईं ओर से कितना होगा, तो आप कहोगे सर पहले उसका स्थान कितना था, 11, अब वो वापस पीछे की ओर आया है तो 11 में से आप 3 घटा दोगे, यानी अब उसका बाईं ओर से स्थान कौन सा होगा, 8वां होगा। कौन सा होगा, 8वां। ये कंसेप्ट आपको क्यों बताया, क्योंकि आने वाले क्वेश्चन के अंदर ये काम आएगा बच्चों। जैसे यहां पर देखना, यहां पर कहा है 18 बच्चों की एक पंक्ति में जब मनोज, ठीक है ना, ये मनोज है, जब मनोज को बाईं ओर 4 स्थान आगे बढ़ाया गया, कहां पर बढ़ाया गया, बाईं ओर, यानी 1 2 3, यानी अब ये मनोज की नई पोजीशन है। ठीक है ना बच्चों, तो आप कहोगे सर, तो वह बाएं छोर से 10वें स्थान पर आ गया। यानी ऐसा करने से हुआ क्या है कि मनोज की जो पोजीशन है ना बाईं ओर से कितनी होगी, 10 होगी। तो इसका पहले मनोज की पोजीशन बाईं ओर से कितनी रही होगी, अब ये 4 स्थान खिसकाया है तो 10 और 4 यानी कितने स्थान, 11 12 13 14, यानी पहले मनोज की स्थिति बाईं ओर से कितनी होगी, 14 होगी। ये बाईं ओर से स्थिति है उसकी। बाईं ओर से 14 होने का मतलब उसके बाईं ओर कितने होंगे, 13 होंगे। अब क्वेश्चन ने पूछा है तो पंक्ति के दाईं छोर से उसका पिछला स्थान क्या था, यानी इनिशियल, यही तो मैं इनिशियल पर आ रहा हूं, पहले तो पोजीशन यही थी, तो उसका पहले दाईं ओर से स्थान क्या रहा होगा। टोटल कितने हैं, 18। 18 में से 13 बैठे हैं उसके लेफ्ट में, तो यानी बच गया कितना, 5। तो पहले दाईं ओर से उसका स्थान कितना रहा होगा प्यारे बच्चों, 5वां।
अब कहेंगे सर इसमें ना कंफ्यूजन हो रही है, एक बार और बताओ। तो चलो एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं। सिंपल सी बात समझना बच्चों, 18 बच्चों की एक पंक्ति में जब मनोज को 4 स्थान बाईं ओर आगे बढ़ाया गया, यानी मनोज ये है, उसको 4 स्थान बाईं ओर आगे बढ़ाया गया है, ठीक है ना। यानी मनोज की अब नई पोजीशन ये है, 4 स्थान आगे बढ़ाने का मतलब है यानी उन दोनों के बीच कितने होंगे, 3 होंगे। उन दोनों के बीच कितने होंगे, 3 होंगे। यानी उसको सीधा सीधा लिख लो कि 4 स्थान उसको बाईं ओर बढ़ाया गया है। कितने स्थान, बाईं ओर। फिर कहा तो वह बाएं छोर से 10वें स्थान पर आ जाता है। तो ऐसा करने से बाईं ओर से उसका स्थान कितना हो जाता है, 10वां। क्लियर है बच्चों। पंक्ति के दाएं छोर से उसका पिछला स्थान क्या होगा, यानी हमें ये वाली पोजीशन पूछी गई है, पिछला स्थान तो ये है आपका। तो अब उसके लिए क्या है बच्चों, पहले तो आप ना मनोज का ना बाईं ओर से पोजीशन बता लगा सकते हो। जब मनोज नई पोजीशन उसकी 10वीं है और वो 4 स्थान खिसका है, तो उसको 4 स्थान में आगे बढ़ाऊंगा तो मैं क्या कहूंगा, 10 और 4 यानी बढ़ जाएगा, यानी वो कितने स्थान पर हो जाएगा, 14वें पर। अब बाईं ओर से पहले उसका स्थान 14 था, तो उसके बाईं ओर कितने थे, 13 थे, ठीक है ना। अब ये पता लग गया। अब पंक्ति में कुल व्यक्ति कितने हैं, 18। 18 में से 13 बैठे हैं मनोज के बाईं ओर पहले, तो यानी बचे कितने, 5। यानी इधर से 5वां जो स्थान होगा ना, वो प्यारे बच्चों किसका होगा, आपका इसी का होगा। किसका, मनोज का। अगला क्वेश्चन, 32 छात्रों की एक पंक्ति में जब अशोक को दाईं ओर 3 स्थान आगे बढ़ाया गया, यानी ये अशोक है, उसको दाईं ओर 3 स्थान आगे बढ़ाया गया, ये अशोक का नया पोजीशन आ गया। क्लियर है बच्चों। तो वह बाएं छोर से 24वें स्थान पर हो गया। तो ऐसा करने से बाएं छोर से वो कौन से स्थान पर हो गया, 24वें। अभी क्वेश्चन को पढ़ो मत, उससे पहले उसका बाईं ओर से पोजीशन आप पता लगा सकते हो। क्यों, कितनी होगी। अब वो पहले यहां पर अशोक की नई पहले पोजीशन क्या थी, 24, पर वो क्या है, 3 स्थान खिसकने के बाद आई है। तो वापस जब मैं इसको 3 स्थान लेकर आऊंगा तो 24 में से 3 घटाऊंगा, यानी बाईं ओर से पहले जो पोजीशन अशोक की वो कितनी रही होगी, 21। यानी उसके बाईं ओर कितने रहे होंगे, 20 रहे होंगे, ठीक है ना। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है, तो पंक्ति के दाएं छोर से उसका पिछला स्थान क्या था। पिछला स्थान पंक्ति के दाएं छोर से क्या होगा, टोटल कितने हैं, 32। 32 में से देखो अशोक के बाईं ओर कितने बैठे हैं, 20। तो यानी बच गए कितने, 12। यानी इधर से उसका स्थान पहले कितना रहा होगा, 12वां। यही हमें बताना है प्यारे बच्चों। तो ये थोड़ा सा ना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बच्चों, जो शिफ्टिंग वाले क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन की। इसकी कोई ट्रिक नहीं है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है बच्चों। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। प्यारे बच्चों, वीडियो यदि आप सभी को पसंद आ रहा है तो साथ ही साथ अपने आने वाले एग्जाम की प्रैक्टिस को और मजबूत करने के लिए आप रीजनिंग के ये प्रैक्टिस सेट खरीद सकते हैं। ये स्पेशली एसएससी जीडी एग्जाम के लिए बनाए गए हैं और जो प्रैक्टिस सेट है ना, वो चैप्टर वाइज है और प्रीवियस ईयर के 2019 से लेकर 2025 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन इसके अंदर इंक्लूड किए हैं। और साथ ही साथ एसएससी के जो नए टाइप के क्वेश्चन है ना, वो भी मैंने इसके अंदर क्या है, डाल दी है। बुक जो है दोनों ही लैंग्वेज के अंदर अवेलेबल है। जिसको हिंदी में परचेज करनी है वो हिंदी में परचेज करे और जिसको इंग्लिश में परचेज करनी है वो इंग्लिश में परचेज करे। और विश्वास कीजिएगा, जो आपका आने वाला एसएससी जीडी का एग्जाम है उसमें रीजनिंग सेक्शन का कोई भी क्वेश्चन इस बुक से बाहर देखने को नहीं मिलेगा। अब आता है बच्चों इंटरचेंजिंग ऑफ पोजीशन, जो हमारे लिए सबसे मेन है। इंटरचेंजिंग ऑफ पोजीशन में मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा बच्चों। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन आपको करवाऊंगा उदाहरण के साथ। मैंने कहा बच्चों, हाँ, किसी पंक्ति में ध्यान दीजिएगा, ए का स्थान बाईं ओर से 18वां है और बी का स्थान दाईं ओर से 29वां है। फिर कहा जब दोनों आपस में अपना स्थान बदल लें तो ऐसा करने से ए का जो स्थान है ना, वो बाईं ओर से 31वां हो जाता है। तो बताओ अब पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं और बी का स्थान दाईं ओर से क्या होगा। ये 2 चीज आपसे पूछ ली है। प्यारे बच्चों, पहले तो ना इसको ना डायग्राम के माध्यम से ना थोड़ा सा ना समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन ने आपको सिंपल एक ही बात कही है कि ए का जो स्थान है ना, वो बाईं ओर से कितना है, 18वां है और बी का जो स्थान है वो दाईं ओर से कितना है, 29वां है। पहले तो आप इसी कंसेप्ट को समझो बच्चों, पहले इसी कंसेप्ट पे आओ।
ए का स्थान बाईं ओर से 18वां होने का मतलब ए के बाईं ओर कितने होंगे 17। बी का स्थान दाईं ओर से 29वां होने का मतलब बी के दाईं ओर कितने होंगे 28। फिर क्वेश्चन ने क्या है, इन दोनों ने आपस में अपनी पोजीशन बदल ली। दोनों ने आपस में पोजीशन बदलने का मतलब है कि ए जो है ना, देख ए जो है ना वो बी के स्थान पर जा चुका है और बी किसके स्थान पर आ चुका है, ए के स्थान पर आ चुका है। ठीक है ना बच्चों, तो आप कहेंगे यस सर। तो ऐसा करने से ए का पोजीशन बाईं ओर से 31वां हो जाता है। तो ए का पोजीशन ऐसे करने से बाईं ओर से कितना हो जाता है, 31 हो जाता है। अब आपसे पूछा है बताओ टोटल कितने होंगे। प्यारे बच्चों डायग्राम में थोड़ा ध्यान से आप एनालाइज करो। ए का स्थान जब बाईं ओर से आपका 31 है तो यानी बाईं ओर से ए तक कुल 31 है और इसके आगे की ओर हमें पता है 28 बैठे हैं। तो यानी इसका मतलब टोटल कितने होंगे प्यारे बच्चों, 59 होंगे। टोटल कितने होंगे, 59। दूसरी बात, अब हमें बताना है कि बी का स्थान दाईं ओर से कितना होगा। तो प्यारे बच्चों पंक्ति में कुल कितने हैं, आपने कहा 59। अब इस पोजीशन के इधर की ओर बाईं ओर कितने बैठे हैं, तो आपने कहा 17। 59 में से 17 घटाएंगे तो वो कितना आ गया, 42 आ गया। ठीक है ना बच्चों, यानी बी का स्थान अब दाईं ओर से कितना होगा, 42। ये तो प्रैक्टिकल आपको डायग्राम में बताया। इसको बिना डायग्राम बड़ी आसानी से कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। जब इन दोनों ने पोजीशन बदली है तो उसके बाद किसकी पोजीशन दी गई है, ए की। ए किसकी पोजीशन पर गया है पोजीशन बदलने के बाद, तो आप कहोगे बी की। अब इसमें थोड़ा ध्यान से देखना, ऐसा करने से अब हमें ए का पोजीशन राइट से भी पता लग गया और किससे भी, लेफ्ट से। जब किसी व्यक्ति का देखो वो जो है ना, ए का स्थान जो है ना चेंज होने के बाद 31 दिया है और वो किसके स्थान पर गया है, बी का, बी के पे, तो यानी उसका दाईं ओर से 29वां है। जब आपको ये पता लग गया कि ए का दोनों तरफ से रैंक क्या है, तो इन दोनों रैंकों को आपस में जोड़ दो और उसमें से -1 कर दो। सीधा सीधा आपका क्या है प्यारे बच्चों, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। अभी भी कंफ्यूजन है तो अगला एग्जांपल लूंगा, उससे क्लियर हो जाएगा। बस रुके रहो, एक और क्वेश्चन ऐसा देखोगे तो और क्लियर होगा। दूसरी चीज क्या करनी है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। आपने देखा ए का स्थान बाईं ओर से पहले 18 था, अब बढ़कर कितना हो गया है, 31। तो 18 से 31 हो गया, यानी कितने पोजीशन बढ़ गया, 13। तो जितने स्थान जब दोनों एक दूसरे के स्थान पर गए हैं तो जितना एक व्यक्ति बढ़ेगा उतना ही दूसरा व्यक्ति भी बढ़ेगा। तो बी का भी कितना बढ़ा दो प्यारे बच्चों, 13 बढ़ा दो। पहले उसका कितना था, 29। 29 में 13 जोड़ दो तो सीधा सीधा आ गया 42। कोई डायग्राम नहीं बनाना, कुछ नहीं करना। देखेंगे कैसे, बस ये लिखना सीखना है। ध्यान दो बच्चों, मैंने कहा एक पंक्ति में मार्टिन जो है ना वो बाईं ओर से 15वें स्थान पर है और ग्लेन जो है ना वो दाईं ओर से 18वें स्थान पर है। फिर कहा जब दोनों ने आपस में स्थान बदल लिया, मार्टिन और ग्लेन ने, तो ऐसा करने से मार्टिन का जो स्थान है ना वो बाईं ओर से 29वां हो जाता है। तो बताओ पंक्ति में टोटल है कितने। तो प्यारे बच्चों ध्यान दो, मैंने एक ही बात बोली थी, ऐसे क्वेश्चन में आपको करना क्या है, क्या बात बोली थी, ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको केवल इतना कहा था। अब आप ये देखिए, मार्टिन जो है ना जब पोजीशन बदली है तो वो किसकी पोजीशन पर गया है, तो आप कहोगे ग्लेन की पोजीशन पे गया है। तो अब देखो आपको राइट से भी रैंक पता है और लेफ्ट से भी पता है, तो इन दोनों को आपस में जोड़ दो और -1 कर दो। सीधा सीधा आपका आंसर कितना आ जाएगा, 46, जो आपका ऑप्शन ए में दिया है। बिल्कुल ऐसे ही करना है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो एक और, यहां पर कहा है कि ए का जो स्थान है ना वो बाईं ओर से 28वां है और बी का जो स्थान है वो दाईं ओर से 23वां है। बी का स्थान दाईं ओर से कितना है, 23वां है। फिर कहा जब वो दोनों आपस में अपना स्थान बदल ले तो बी का स्थान दाईं ओर से कितना हो जाता है, 39वां। अब बच्चों एक बात बताओ, हमें बताना है कि टोटल कितने हैं। प्यारे बच्चों एक ही तो बात याद रखनी है। अब हमें यह देखना है बी किसकी पोजीशन, चेंज होने के बाद किसकी पोजीशन दी है, बी की ना। तो जब इंटरचेंज होगा तो बी किसकी पोजीशन पर जाएगा, बी इस बार ए की पोजीशन पर जाएगा। ठीक है ना बच्चों। तो एक का लेफ्ट से दिया है, एक का राइट से दिया है, तो दोनों के रैंकों को जोड़ दो और -1 कर दो। सीधा सीधा आंसर कितना आ जाएगा, 66 आ जाएगा। एक और देख लीजिएगा, यहां देखो बच्चों, एस जो है ना वो बाईं ओर से 24वें स्थान पर है और P जो है वो दाईं ओर से 12वें स्थान पर है। फिर कहा जब दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेती हैं
दोनों आपस में जब अपना स्थान बदल लेती हैं तो S जो है ना वो बाईं ओर से 18वें स्थान पर आ जाती है। तो पंक्ति में लड़कियां कितनी हैं? अब बच्चों एक बात देखो, सिंपल है, S किसके स्थान पर गई है? P के दूसरे व्यक्ति के स्थान पर ही जाएगी ना। तो एक राइट से पता है, एक लेफ्ट से पता है। तो बच्चों कोई टेंशन नहीं है, बस सीधा सीधा कर दीजिएगा बच्चों। 29 आ गया, करना ही तो कुछ नहीं है बच्चों, करना ही कुछ नहीं है। अगला देख लीजिएगा बेशक एक और बच्चों, घबराना नहीं है, बस क्वेश्चन को करना है। व्यक्तियों की एक पंक्ति में राजीव बाईं ओर से 31वें स्थान पर है, स्टीवन दाईं ओर से 29वें स्थान पर है। जब दोनों आपस में अपनी पोजीशन बदल लेते हैं तो स्टीवन दाईं ओर से 23वें स्थान पर हो जाते हैं। तो बताओ टोटल हैं कितने? प्यारे बच्चों पोजीशन किसकी बदली गई है? स्टीवन की पोजीशन दी गई है। बदली तो दोनों की है पर दी किसकी है? स्टीवन की नई पोजीशन। तो स्टीवन किसकी जगह गया है? आपका राजीव की जगह। तो एक लेफ्ट से पता है, एक राइट से पता है, दोनों को जोड़ दो और -1 कर दो तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा बच्चों ऑप्शन सी। अब बच्चों देखो ये जो मैंने बताया ना आपको ना, इसमें ना एक और चीज मैं आपको ऐड करता हूं। टोटल वाला तो आप इंटरचेंजिंग में कर लोगे। अब आपके लिए जो बताने योग्य बात है वो क्या है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा मान लीजिएगा क्वेश्चन है कि ए का पोजीशन जो है ना वो बाईं ओर से 18 है, बी का पोजीशन दाईं ओर से कितना है? 29 है। फिर जब दोनों आपस में स्थान बदल लें तो ए का पोजीशन बाईं ओर से 34 हो जाता है, तो बी का पोजीशन दाईं ओर से क्या होगा? तो ऐसे केस में ना बच्चों मैंने एक ही बात बताई आपको, क्या कहा? बड़ा आसान है। आप देखो ए का पोजीशन 18 से बढ़कर कितना हो गया? 16। जब दोनों एक दूसरे के स्थान पर गए हैं तो जितना ए बढ़ा होगा उतना ही कौन बढ़ेगा? बी। तो यानी बी की पोजीशन पहले वाले में कितना जोड़ दो? 16 जोड़ दो। तो यानी सीधा सीधा आंसर हो जाएगा 29 और 16 45। पर कई बार आपके सामने एक और ऑप्शन आता है। कैसे बच्चों? कंफ्यूज हो जाते हैं फिर बच्चे, कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने कहा ए का स्थान बाईं ओर से कितना है तो आप कहोगे 29, और बी का स्थान है दाईं ओर से कितना? मैंने कहा 18। फिर आपने कहा जब दोनों का स्थान एक दूसरे के साथ बदला गया ना तो ए का पोजीशन बाईं ओर से 15 हो गया। तो बताओ बी का पोजीशन अब दाईं ओर से क्या होगा? अब आप कहेंगे यहाँ पर क्या हुआ है सर कि 29 से 15 हो गया यानी 14 कम हुआ है। तो प्यारे बच्चों यानी ये नॉन ओवरलैप, ये ओवरलैप का केस है, कुछ कंफ्यूजन नहीं है। जहां बढ़ता है वहां बढ़ा दो, जहां कम होता है कम कर दो। तो अब यहां पर 14 कम हुआ है तो 14 ही कम किसका कर दो? बी का। यानी 18 में से 14 गए, यानी अब वो चौथे स्थान पर है बच्चों। क्लियर है? ठीक है ना। अब क्वेश्चन पर अप्लाई करो। देखो लड़कियों की एक पंक्ति में भारती बाईं ओर से 10वें स्थान पर है और सविता दाईं ओर से 12वें स्थान पर है। जब दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेती हैं तो भारती बाईं ओर से 16वें स्थान पर हो जाती है। तो सविता का दाईं ओर से रैंक क्या होगा? प्यारे बच्चों बस सिंपल देखो, भारती पहले बाईं से 10वें पे थी, अब 16वें पर होगी, यानी कितनी पोजीशन बढ़ी है? 6। तो 6 ही पोजीशन किसकी बढ़ा दो? सविता की। क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। 12 और 6 18। ऐसे ही उड़ाओगे बच्चों, बिल्कुल ऐसे ही उड़ाओगे। यहां देखना बच्चों क्वेश्चन, मैंने कहा मनोज जो है ना वो दाईं ओर से 30वें स्थान पर, किरण जो है ना बाईं ओर से 20वें स्थान पर। फिर जब दोनों आपस में अपनी पोजीशन बदल लें तो मनोज जो है ना वो दाईं ओर से 35वें स्थान पर हो जाता है। तो किरण का बाईं ओर से स्थान क्या होगा? प्यारे बच्चों आपने क्या देखा, यहां पर मनोज की पोजीशन कितनी बढ़ गई है? 5 पोजीशन बढ़ गई है। तो 5 ही पोजीशन आप किसकी भी बढ़ा दो ना, किरण की। सोचना क्या है? 20 और 5 25, यानी आंसर कितना हो गया? ऑप्शन सी। बच्चों बिल्कुल सेकंड्स में क्वेश्चन उड़ेंगे यदि आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करके आंसर दोगे। जैसे यहां पर है M 22 से 24वें स्थान पर है और S जो है ना वो दाएं से 29वें स्थान पर है। फिर कहा जब वो दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं तो ऐसा करने से S जो है ना वो दाएं से 19वें स्थान पर आ जाते हैं। तो M का पोजीशन अब बाएं से कितना होगा? तो प्यारे बच्चों बस इसमें एक सिंपल बात देखो, S का पोजीशन 29 से 19 हो गया यानी 10 कम हुआ है। तो मैंने क्या कहा, दूसरे का भी कितना कम कर दो? 10 कम कर दो। तो 24 में से 10 घटाएंगे, सीधा सीधा आंसर आ गया 14वां। क्लियर है बच्चों?
अब देखो कई बार ना एक आध क्वेश्चन थोड़ा सा इस टाइप से आ जाए तो उसको कैसे सोल्व करोगे इसको भी देख लेते हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा, P का रैंक जो है ना वो ऊपर से 7वां दिया गया है और Q का जो रैंक है वो नीचे से दिया गया है 16वां बॉटम से। यदि वो अपना स्थान बदल ले तो P जो है ना वो ऊपर से 21वें स्थान पर आ जाता है। तो अब Q का नीचे से स्थान क्या होगा, नया पोजीशन पूछा है। तो प्यारे बच्चों कुछ नहीं है, यहाँ पर P का पोजीशन 7 से 21 हुआ है, यानी कितना बढ़ा है 14। तो बस आपको 14 पोजीशन इसकी भी बढ़ानी है Q की, तो वो कितना हो जाएगा 16 और 14 यानी कि कितना हो जाएगा 30। यानी क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन डी। क्लियर है पॉइंट। देखो आज के जो ये पांचों क्वेश्चन है ना उसमें सबसे पहले आपके लिए ना कुछ एक दो पॉइंट समझने जरूरी हैं। वो बच्चों है क्या, जैसे पिछली क्लास के अंदर मैंने ना आपको एक पॉइंट कहा था, क्या कहा था कि A B से 4 स्थान दूर है, 4 स्थान दूर है, ठीक है। अब इस बात का मतलब सीधा सीधा पता क्या हो गया बच्चों, इस बात का मतलब हो गया कि A जो है ना वो B से 4 स्थान दूर है, ठीक है ना। वो जो है ना B के आपका लेफ्ट में भी हो सकता है 4 स्थान दूर, या B के आपका राइट में भी हो सकता है 4 स्थान दूर, ठीक है ना। मैं कहता हूं यदि ये भी दिया है कि A B से 4 स्थान दूर है और कहां पर है, बाईं ओर है, यानी कि लेफ्ट में है, तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, ये A है तो ये आपका B है और ये इससे कितने स्थान दूर है, 4 स्थान दूर है। तो ऐसे केस में जो बीच में होंगे, यानी मैंने कहा 1 पोजीशन 2 पोजीशन तीसरी और चौथी पर A है, तो बीच में कितने होंगे आपके 3 होंगे। यानी बच्चों सीधा सीधा फंडा समझिएगा, फंडा है क्या बच्चों, यानी आपको ना एक कंसेप्ट हरदम याद रखना है क्या, जब भी मैं कहता हूं P Q से 12 स्थान नीचे है, P नीचे है किससे, Q से, और कितने स्थान 12, तो इसका मतलब बीच में कितने होंगे, 1 कम यानी कि 11। यदि मैं कहता हूं बच्चों A B से 9 स्थान ऊपर है, A किससे ऊपर है, B से, कितने स्थान 9, तो इसका मतलब बीच में कितने होंगे 8। ये छोटे छोटे पॉइंट है बच्चों जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है। क्लियर है पॉइंट। अब जैसे यहां पर है बच्चों, आज की क्लास के अंदर ना बच्चों जो पहले 5 क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं ना, ये ऐसे 5 क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम के अंदर क्या है, रिपीट होते हैं, जो बार बार एग्जाम के अंदर क्या है, रिपीट होते हैं। तो इन क्वेश्चनों को थोड़ा ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन आता है, ध्यान से देखना, यहां पर कहा P Q से 7 स्थान नीचे और R से 8 स्थान ऊपर बैठा है। यानी एक बात तो कंफर्म हो चुकी है कि P जो है ना वो कहीं ना कहीं किससे नीचे है, Q से 7 स्थान नीचे है। P कहीं ना कहीं Q से क्या होगा, नीचे की ओर होगा, और कितने स्थान नीचे की ओर होगा वो बाद की बात है, पर P Q से नीचे है। और कहा जब 7 स्थान नीचे है तो इसका बीच में मतलब इन दोनों के कितने होंगे, 6 होंगे। फिर साथ ही साथ कहा R से 8 स्थान ऊपर है, R से 8 स्थान ऊपर होने का मतलब कि P और R के बीच कितने होंगे, 7 होंगे। अगला जो S से 4 स्थान ऊपर है, अब ये S बच्चों इंग्लिश में याद रखना हु, ये जो ना लास्ट पर्सन के लिए यूज होता है बच्चों आर, जैसे यहां पर था, तो जो है ना वो आपका आखिरी व्यक्ति कौन था, आर, उसके लिए होगा। यानी R S से 4 स्थान ऊपर है, R S से 4 स्थान ऊपर होने का मतलब R और S के बीच कितने होंगे, 3 होंगे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखना, अब अगला बच्चों यहां पर पॉइंट दिया है, यदि Q और S क्रम से ऊपर और नीचे से 14वें और 11वें स्थान पर बैठे हैं। यानी यहां पर हमें एक और जानकारी दी गई है कि जो Q है ना वो ऊपर से 14वें स्थान पर है, इसका मतलब उसके ऊपर कितने होंगे, 13। और साथ ही साथ एक जानकारी दी है क्या, कि जो S है ना वो नीचे से 11वें स्थान पर है, यानी S के नीचे कितने होंगे, 10 होंगे। तो बच्चों जो आपका फाइनल डायग्राम बना ना, फाइनल डायग्राम क्या बना, अब यहां पर देखिएगा ना बच्चों, फाइनल डायग्राम क्या बना। सबसे पहले Q है और Q से ऊपर कितने हैं प्यारे बच्चों, 13 व्यक्ति हैं, और फिर Q और P के बीच कितने हैं, तो हमें पता था 6 हैं। फिर हमें पता है कि P और R के बीच कितने हैं, 7 हैं। फिर उसके बाद पता है R और S के बीच कितने हैं प्यारे बच्चों, 3 हैं, और S के नीचे कितने हैं, तो यहां से पता लगता है 10 है। तो ये बच्चों पूरी कंप्लीट आपकी अरेंजमेंट बन गई। अब आपको बताना है कुल छात्रों की संख्या क्या है, तो अब आप क्या करेंगे, सीधा सीधा इनको जोड़ दीजिएगा। 13 और 6 19, 19 और 7 26, 26 और 3 29, 29 और 10 39, 39 तो ये हो गए, पर इन 39 के अलावा ये 4 भी तो हैं, 1 2 3 4,
ठीक है। तो 39 और 4 यानी क्वेश्चन का आंसर हो गया 43। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना बच्चों, तो उसको ना सोल्व करने का तरीका आपका ये होगा, ठीक है ना बच्चों। यदि वीडियो एक बार में समझ ना आए तो वीडियो को दोबारा स्टार्ट करके देखो, दोबारा पक्का समझ आ जाएगी। अब देखना बच्चों और क्वेश्चन का लेवल क्या हो सकता है। अगला देखो, 3 लड़कियां हैं P, Q और R, वो एक ही कतार में खड़ी हैं, ठीक है ना। अलग अलग जानकारियां हैं बच्चों। यहां भी कहा गया है कि Q और R के बीच 8 लड़कियां हैं और P और Q के बीच 5 लड़कियां हैं। देखो पहली जो जानकारी दी गई है कि Q और R के बीच कितनी लड़कियां हैं, 5। फिर कहा गया कि P और Q के बीच कितनी लड़कियां हैं, P, Q और R के बीच 8 दी गई हैं और P और Q के बीच बताया गया है कितनी, 5। फिर कहा P के पीछे 19 लड़कियां हैं, यानी P के पीछे 19 लड़कियां, यानी P के नीचे की ओर कितनी लड़कियां हैं, 18। एक ये पता होना चाहिए। और R के आगे 3 लड़कियां हैं, R के आगे 3 लड़कियां मतलब यानी आपका ये हो गया बच्चों, ठीक है ना। P के पीछे कितना कहा था आपका, अच्छा P पीछे से 19 में नहीं, ये कहा P के पीछे 19 लड़कियां, तो P के पीछे 19 लिखिएगा। फिर कहा R के आगे 3 लड़कियां हैं, यानी 3 लड़कियां हैं R के आगे। तो ये हमारे पास क्या है, जानकारी है। अब इसमें हमसे क्या पूछा है कि कतार में न्यूनतम संख्या क्या होगी लड़कियों की, न्यूनतम संख्या। बड़ा ही अच्छा और लॉजिकल क्वेश्चन है, 1-2 बार इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं, तो इसलिए आपको करवाया जा रहा है बच्चों। इसमें ना पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले क्वेश्चन आपका कहां से स्टार्ट हो सकता है बच्चों, यहां से कि R के आगे कितनी लड़कियां हैं, 3, यानी 3 लड़कियां हैं R से आगे। फिर हमारे पास एक और जानकारी है कि Q और R के बीच कितनी है, 8 है, तो यानी Q उसके नीचे ही होगा, ऊपर तो नहीं आ सकता क्योंकि R के ऊपर तो केवल 3 ही है। और यहां पर कहा कि Q और R के बीच में 8 होंगी, तो Q डेफिनेटली R से पीछे की ओर होगा, तो Q और R के बीच कितनी होगी, 8 लड़कियां होंगी। अब बच्चों फिर आप क्या कहेंगे, सर P और Q के बीच 5 लड़कियां हैं। प्यारे बच्चों आप कहोगे सर ये Q है तो यहां 5 होगा, यहां P होगा। नहीं प्यारे बच्चों, P ऊपर भी तो हो सकता है Q से, ये कोई जानकारी तो नहीं है। और हमें बतानी है न्यूनतम संख्या। यदि मैं P को Q के बाद बिठाता हूं तो संख्या बढ़ेगी, कम नहीं होगी। तो P को मैं कोशिश करूंगा Q से पहले बिठाऊं। तो यानी इस अरेंजमेंट का दूसरा अरेंजमेंट क्या हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपका P जो है ना वो किसके बीच आएगा, आपका Q और R के बीच में आएगा। अब आप एक बात जानते हैं बच्चों कि हमें यह दिया गया है कि P और Q के बीच कितने हैं, 5 है, यानी ये 5 है। और यहां हमें यह भी पता है कि Q और R के बीच कितने हैं, 8 है, तो यानी Q और R के बीच होने चाहिए 8। 5 ये हो गए, एक P हो गया, 6 बचे कितने, 2, तो यानी वो बाकी 2 यहां होंगे। क्लियर है पॉइंट बच्चों। तो यानी ये आपकी ये अरेंजमेंट बन गई। अब बच्चों अब इसके अलावा क्या रह गया, इसके अलावा ये रह गया कि P के पीछे 19 लड़कियां हैं। तो मैं इसकी फाइनल अरेंजमेंट ये नहीं कहूंगा बच्चों, कुछ ऐसी होगी कि R के आगे तो है 3, P और R के बीच कितने हैं, 2 हैं, और P के पीछे तो कंफर्म दिया है 19 है, तो ये 19 लिख दीजिएगा। इनमें आपका Q भी आ गया और ये 5 भी आ गए और बाकी जो है वो भी आ गए। तो फाइनल अरेंजमेंट अब ये बनी। अब इसमें हमारे टोटल न्यूनतम कितनी बनेंगी, तो आप कहोगे 3, 3 और 2 5, 5 और 19 कितना हो गया बच्चों, 24 हो गया। उसके अलावा इन दोनों को भी काउंट कर लो, तो 24 और 2 यानी क्वेश्चन का जो आंसर है प्यारे बच्चों वो 26 हो गया। तो थोड़ा सा सोच समझकर, यानी ऐसे क्वेश्चन इनको थोड़ा सा सोच समझकर आपको क्या है, सोल्व करना होगा। एक और क्वेश्चन आते हैं बच्चों, यहां पर देखना। क्वेश्चन ने कहा है कि किसी कक्षा में टोटल कुल मिलाकर कितने छात्र हैं, 75 छात्र हैं। इनमें से लड़कियों की जो संख्या है ना वो लड़कों की संख्या की तुलना में 2 गुना है, यानी लड़के 1 यूनिट तो लड़कियां 2 यूनिट, तो टोटल कितनी हो गई, 3 यूनिट। 3 यूनिट की वैल्यू है 75, तो एक की कितनी होगी, 25। यानी यहां से स्पष्ट हो चुका है कि लड़के 25 होंगे और लड़कियां कितनी होंगी, 50, तभी तो वो 2 गुनी है बच्चों। ये तो हमने निकाल लिया अपनी मैथ की नॉलेज से। अब अगला, फिर यहां पर कहा है गौरव ऊपर से 19वें स्थान पर है। अभी इसी पॉइंट को पढ़ना बच्चों, ये हमें गौरव के बारे में बताया है। किसके बारे में बात हो रही है, गौरव के बारे में, ठीक है ना। यहां पर ना बच्चों थोड़ी सी करेक्शन है, इसको ठीक कर लेना। ये अंकुश नहीं होगा, ये यहां पर भी गौरव ही लिखा है, ठीक है ना। ऐसे ही यहां पर ये अंकुश नहीं है, क्या है, गौरव है। इसको मैं करेक्ट कर देता हूं, ठीक है ना। अब देखो गौरव से जो ऊपर की ओर है ना वो कितने हैं आपके, तो गौरव से ऊपर है, गौरव का ऊपर से 19वां स्थान है। गौरव का ऊपर से 19वां स्थान है, तो इसका मतलब गौरव के ऊपर कितने होंगे, 18 होंगे। एक बात कंफर्म हो चुकी है। पंक्ति में टोटल है कितने, 75। गौरव का ऊपर से 19वां स्थान है,
तो 75 में से 19 घटाएंगे, बाकी कितने बचे? 56। तो बाकी बचे हुए 56 कहां पर होंगे? गौरव से नीचे की ओर होंगे। ये स्टूडेंट्स का नंबर है बच्चों, जो गौरव से ऊपर है और गौरव से नीचे है। अब हमें यहां पर क्या जानकारी दी गई है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। यहां पर कहा गया है यदि गौरव से 12 लड़कियां आगे हैं, यानी इन 18 में से लड़कियां जो है ना वो कितनी है? 12 है। कितनी है प्यारे बच्चों? 12 है। तो बताओ उसके बाद कितने लड़के होंगे, यानी गौरव के बाद कितने लड़के होंगे? अब गौरव के बाद कुछ तो लड़कियां होंगी तो कुछ क्या होंगे? लड़के होंगे। अब आपको पता है टोटल लड़कियां जो थी ना प्यारे बच्चों वो कितनी थी? 50। 50 में से 12 बैठी हैं गौरव से आगे की ओर, तो बाकी कितनी बच गई आपकी? 38। तो वो कहां बैठी होंगी? गौरव के पीछे की ओर, यानी इन 56 में से 38 क्या है? आपकी लड़कियां हैं। क्लियर है? अब आप कहेंगे लड़के कितने होंगे? प्यारे बच्चों गौरव से पीछे की ओर जो स्टूडेंट है ना वो 56 है, उन 56 में से 38 लड़कियां हैं, तो बाकी बचे हुए सारे क्या होंगे? लड़के होंगे, और उनकी संख्या कितनी होगी? 18। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, यदि एक बार में समझ ना आए ना तो वीडियो को दोबारा रिवाइज करके देखना बच्चों, समझ जरूर आ जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, ठीक है ना। अब थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चन दिए हैं, एक टेक्निकल क्वेश्चन मैं आपके लिए ना होमवर्क देता हूं, यदि आपसे ये सोल्व नहीं होगा तो प्यारे बच्चों ये मैं इसका एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, जो शॉर्ट्स के माध्यम से आपको मिल जाएगा इसका सॉल्यूशन। पर मैं चाहूंगा कि सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करेंगे। यदि आप लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर सही कमेंट कर दिया ना तो कहीं ना कहीं आप लोगों को चीजें समझ आ चुकी हैं। अगला क्वेश्चन, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों जो बार बार एग्जाम में आता है, ध्यान रखिएगा। एक और ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में आता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, और बार बार एग्जाम में क्या है? रिपीटेडली आता ही आता है, बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाला क्वेश्चन। यहां पर कहा गया है कि छात्रों की एक कक्षा में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों में अजय का जो स्थान है ना वो ऊपर से 28वां है और नीचे से 22वां है। नीचे से कितना है? 22वां है, यानी ये वो स्टूडेंट है जो पास हुए हैं। अब इसका स्थान, जब किसी व्यक्ति का दोनों जगह से स्थान पता है तो हम टोटल कैसे निकालते हैं, यानी टोटल पास कितने होंगे? इन दोनों का रैंक जोड़ दो, 28 और 22 50, और उसमें से 1 घटा दो, यानी टोटल जो पास हुए हैं ना वो कितने हुए हैं? 49 हुए हैं, ठीक है। अब दूसरी बात बच्चों, दूसरी बात क्या कहा? 4 छात्र ऐसे हैं जो परीक्षा में शामिल ही नहीं हुए, यानी 4 ऐसे हैं जिन्होंने एग्जाम ही नहीं दिया प्यारे बच्चों, और जबकि 10 छात्र ऐसे हैं जो परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए, यानी कि फेल हो गए। तो बताओ कक्षा में टोटल छात्र कितने होंगे? तो प्यारे बच्चों बड़ा सिंपल है, टोटल जो छात्र होंगे ना, एक तो वो होंगे जो पास हुए हैं, एक वो होंगे जो फेल हुए हैं, एक वो होंगे जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया। तो प्यारे बच्चों आपने देखा जो पास हुए हैं उनकी संख्या कितनी है? 49 है, और जो फेल हुए हैं उनकी संख्या कितनी है? 10 है, और जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया वो कितने हैं? 4 हैं। इन सभी का आप टोटल लोगे तो क्वेश्चन का आंसर कितना बन जाएगा? 63 बन जाएगा। बात आ गई समझ में बच्चों? तो ये जो अभी अभी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए ना, खासकर एक तो ये वाला क्वेश्चन बच्चों और एक ये वाला क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो बार बार एग्जाम में आते हैं। प्यारे बच्चों वीडियो यदि आप सभी को पसंद आ रहा है तो साथ ही साथ अपने आने वाले एग्जाम की प्रैक्टिस को और मजबूत करने के लिए आप रीजनिंग के ये प्रैक्टिस सेट खरीद सकते हैं। ये स्पेशली एसएससी जीडी एग्जाम के लिए बनाए गए हैं, और जो प्रैक्टिस सेट है ना वो चैप्टर वाइज है, और प्रीवियस ईयर के 2019 से लेकर 2025 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन इसके अंदर इंक्लूड किए हैं, और साथ ही साथ एसएससी के जो नए टाइप के क्वेश्चन है ना वो भी मैंने इसके अंदर क्या है डाल दिए हैं। बुक जो है दोनों ही लैंग्वेज के अंदर अवेलेबल है, जिसको हिंदी में परचेज करनी है वो हिंदी में परचेज करें, और जिसको इंग्लिश में परचेज करनी है वो इंग्लिश में परचेज करें। और विश्वास कीजिएगा जो आपका आने वाला एसएससी जीडी का एग्जाम है उसमें रीजनिंग सेक्शन का कोई भी क्वेश्चन इस बुक से बाहर देखने को नहीं मिलेगा। अब चलिएगा आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब आते हैं कंपैरिजन बेस्ड रैंकिंग, यानी तुलना पर आधारित रैंकिंग। इसमें ना थोड़ा सा ना कंसेप्ट है, कुछ उन बातों को ना समझने की कोशिश कीजिएगा बच्चों। क्या है बात, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने कहा बच्चों, पहला पॉइंट मैंने क्या कहा कि ए बी सी डी और ई ये 5 व्यक्ति हैं। इन 5 व्यक्तियों के बारे में आपको जानकारी दी गई है, जिसमें कहा गया है कि बी जो है ना वो ए से लंबा है,
लेकिन डी से छोटा है, लेकिन डी से छोटा है। एक जानकारी तो आपको ये दी गई है बच्चों। फिर अगली जानकारी क्या दी गई है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अगली जानकारी दी गई है कि ई से केवल 2 व्यक्ति छोटे हैं, ई से केवल 2 व्यक्ति छोटे हैं। तो आप कहेंगे ठीक है सर, ये भी जानकारी हमें मिल गई। तीसरी जानकारी हमें जो दी गई है बच्चों, वो क्या दी गई है, अब उस बात को ध्यान से समझना। हमें यहां पर कहा गया है, ध्यान दीजिएगा, कि सी जो है ना वो बी से लंबा है, सी बी से लंबा है, लेकिन डी से छोटा है। लेकिन किससे छोटा है, डी से छोटा है। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा बच्चों, करने का तरीका क्या होगा। देखो प्यारे बच्चों, आप ना जो है ना बड़े ही सिंपल कंसेप्ट से चलेंगे। आप कहेंगे सबसे पहले जो जानकारी दी गई उसमें क्या कहा गया, बी ए से लंबा है, तो बी को ए से आगे की ओर रखिएगा। फिर कहा बी जो है ना लेकिन डी से छोटा है, यानी डी जो होगा ना वो बी से भी लंबा होगा, तो बिल्कुल ठीक है। अब फिर हमें जो दूसरी जानकारी दी गई है, दूसरी जानकारी में क्या कहा गया है कि ई जो है ना वो केवल कितने व्यक्तियों से छोटे है, ई से केवल कितने व्यक्ति हैं, छोटे 2, यानी कोई ना कोई 2 व्यक्ति ऐसे जरूर हैं जो ई से क्या हैं, छोटे हैं। तो इसका मतलब 2 व्यक्ति ऐसे भी होंगे जो कहीं ना कहीं ई से क्या होंगे बच्चों, बड़े होंगे। 2 व्यक्ति ऐसे भी तो होंगे जो ई से क्या होंगे, बड़े होंगे। तो आप कहेंगे यस सर। तीसरा पॉइंट क्या कहा है बच्चों हमें, कि जो सी है ना वो बी से लंबा है। सी किससे लंबा है, बी से लंबा है, लेकिन किससे छोटा है, डी से छोटा है। अब प्यारे बच्चों यहां पर थोड़ा सा ना ध्यान से देखना, पहली और तीसरी स्टेटमेंट इन दोनों को मिलाकर मुझे क्या रिजल्ट मिलता है कि डी जो है ना वो बी और ए दोनों से लंबा है, और डी सी और बी से भी लंबा है, यानी डी ए बी सी तीनों से लंबा है। पर सी जो है ना वो बी से लंबा है, इसका मतलब सी ए से भी लंबा है। तो यानी यहां से पता लगा हमें डी लंबा है सी से, और सी लंबा है आपका बी से, और बी लंबा है आपका ए से। अब यदि मैं पांचों की अरेंजमेंट की बात करता हूं तो आपको पता है कि 5 अरेंजमेंट जो बनेंगे ना वो आपकी इस तरीके से बनेंगे बच्चों, ये होंगे 5 व्यक्ति। अब इनमें आपको पता है कि सी से ना ई से केवल 2 छोटे हैं, तो ई यानी आपका यहां पर आएगा। तो यानी अब ई से 2 तो बड़े होंगे, तो जो सबसे 2 बड़े हैं ना वो पहले यहां पर आ जाएंगे बच्चों, यानी डी और सी ई से लंबे हैं, और बी और ए क्या है, ई से छोटे हैं। अब आपसे कुछ भी आपसे यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो इसी के तहत आप क्वेश्चन का क्या है, आंसर दे सकते हैं। इस तरीके से हम क्या है, कंपैरिजन करते हुए क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे कॉन्फिडेंस आता जाएगा, बस थोड़ा सा ध्यान दो। जैसे यहां पर कहा गया है सुधीर विकास से सीनियर है, तो सबसे पहले पता चला सुधीर किससे सीनियर है, विकास से। अगला पता लगा विकास राकेश से सीनियर है, तो बच्चों इसी स्टेटमेंट में ऐड हो गया, यानी कुछ करने की जरूरत नहीं है, विकास किससे भी सीनियर हो गया, आपका राकेश से भी सीनियर हो गया। क्लियर है। अगला राकेश यश से जूनियर है। अब हमें यहां पर बात आ गई, राकेश किससे जूनियर है, यश से, यानी अब हमें कंफर्म नहीं है कि यश कहां पर होगा, सुधीर के आगे होगा या विकास के, या इन दोनों के बीच होगा, कहां पर होगा कुछ नहीं पता। अगला फिर अगला कहा यश विकास से जूनियर है, ठीक है ना बच्चों, राकेश यश से जूनियर था और यश किससे जूनियर है, विकास से। तो यानी विकास से जूनियर है और राकेश से सीनियर है, तो वो यहां पर बीच में आएगा। तो फाइनल अरेंजमेंट क्या बनेगी, सुधीर है विकास से सीनियर, और विकास है यश से सीनियर, और यश है आपका राकेश से सीनियर। अब क्वेश्चन ने पूछा है कि सबसे सीनियर कौन है, तो प्यारे बच्चों सबसे सीनियर आपका कौन हो गया, सुधीर हो गया। बात आगे समझ में। अगला देखिएगा, यहां पर फिर देखेंगे तरुण गगन से बड़ा है लेकिन मानव से छोटा है। तो यहां पर पता लग गया तरुण जो है ना, तरुण वो गगन से तो बड़ा है लेकिन किससे छोटा है, मानव से। ये बात पता लग गई। फिर कहा गगन राघव से बड़ा है लेकिन मानव से छोटा है। गगन जो है ना वो राघव से बड़ा है लेकिन किससे छोटा है, मानव से। अब देखो बच्चों गगन जो है ना आपका राघव से बड़ा है, तो राघव जो है ना वो गगन के बाद ही आएगा यहां पर, ठीक है ना, और मानव से छोटा है, ये बात तो हमें पहले ही पता है। तो पूछा सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा हमें पता लग गया यहां पर कौन है प्यारे बच्चों, मानव है। अगला यहां पर देखना बच्चों, अब यहां पर फिर देखेंगे इसी तरीके से चेतन नितिन से लंबा है।
हमने लिख लिया चेतन जो है ना वो नितिन से लंबा है। फिर अगला, हर्ष मयंक से छोटा है जबकि मयंक नितिन से लंबा है। मयंक लंबा है किससे? नितिन से, ठीक है ना। और हर्ष जो है ना वो मयंक से छोटा है, तो यानी मयंक तो लंबा हो गया नितिन से, ठीक है ना, और हर्ष जो है ना वो नितिन से छोटा है। तो हम यहां पर भी लिख सकते हैं कि नितिन से छोटा हर्ष है, तो यानी ये भी कंफर्म हो गया। यानी नितिन और हर्ष जो है ना वो आपके किससे? चेतन से भी छोटे हैं और मयंक से भी छोटे हैं। अब चेतन और मयंक में लंबा कौन है इसके बारे में जानकारी नहीं है। अगला, स्नेहा मयंक से छोटी है लेकिन नितिन से लंबी है। अब स्नेहा किससे छोटी है? मयंक से। स्नेहा छोटी है आपकी किससे? मयंक से। स्नेहा किससे छोटी है? मयंक से, और नितिन से लंबी है। अब एक बात बताओ, यानी स्नेहा जो है ना वो मयंक और नितिन के बीच में आएगी, क्योंकि वो जो है ना मयंक से तो क्या है आपकी छोटी है लेकिन नितिन से लंबी है। तो यानी कहीं ना कहीं हम कहेंगे मयंक जो है ना वो स्नेहा से लंबा है, स्नेहा आपकी नितिन से लंबी, और नितिन जो है ना वो किससे लंबा है? हर्ष से। क्लियर हो गया बच्चों? अभी भी कंफ्यूजन बस पता है क्या बात का चल रहा है? मेन तो चेतन और उसका चल रहा है। अब अगला एक और पॉइंट का, हर्ष और हर्ष स्नेहा से लंबा है। अब यहां कैसे हो गया बच्चों? क्वेश्चन में गड़बड़ी या हमने कुछ पढ़ लिया? हर्ष मयंक से छोटा है जबकि मयंक, अच्छा, हर्ष इज शॉर्टर देन मयंक वेयर एज मयंक इज टॉलर देन नितिन। मयंक टॉलर देन नितिन, ठीक है। फिर कहा स्नेहा मयंक से छोटी है और नितिन से लंबी है, ठीक है, नितिन से लंबी है, और हर्ष स्नेहा से लंबा है। तो क्वेश्चन में बच्चों डाउट है इसमें, हर्ष आपका हु इज द शॉर्टेस्ट? हर्ष स्नेहा से लंबा है, हर्ष स्नेहा से लंबा नहीं हो सकता, यहां पर चेंज करना पड़ेगा, स्नेहा इज टॉलर, इसको चेंज करना पड़ेगा बच्चों। यहां पर आएगा आपका स्नेहा इज टॉलर देन हर्ष, इसको ठीक कर लीजिएगा, स्नेहा इज टॉलर देन हर्ष। क्योंकि मैं दोबारा देखता हूं, चेतन नितिन से लंबा है, हर्ष मयंक से छोटा है, हर्ष मयंक से छोटा है, जबकि मयंक नितिन से लंबा है। ओहो, एक मिनट रुकिएगा बच्चों, नेक्स्ट। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहां पर मैं कहता हूं ध्यान दीजिएगा, चेतन नितिन से लंबा है। हमें जानकारी दी गई है कि चेतन जो है ना वो किससे लंबा है? नितिन से। फिर अगला कहा हर्ष मयंक से छोटा है, हर्ष जो है ना वो किससे छोटा है? मयंक से, यानी मयंक हर्ष से क्या होगा? लंबा होगा। अगली बात, जबकि मयंक नितिन से लंबा है, और मयंक के बारे में जानकारी दी है कि वो किससे लंबा है? नितिन से, ठीक है ना। मयंक लंबा है किससे? नितिन से, ठीक है, ये भी हमें पता लग गया। अब अगला, स्नेहा मयंक से छोटी है, स्नेहा किससे छोटी है? मयंक से। मयंक से छोटी कौन है प्यारे बच्चों? स्नेहा है, ठीक है ना, लेकिन नितिन से लंबी है। और स्नेहा मयंक से छोटी है लेकिन किससे लंबी है? नितिन से लंबी है, ठीक है बच्चों, ये जानकारी हमें मिल गई। अब कहा हर्ष स्नेहा से लंबा है, हर्ष किससे लंबा है? स्नेहा से। हर्ष लंबा है आपका किससे प्यारे बच्चों? स्नेहा से। अब एक बात बताओ, यहां पर आपको ना एक बात थोड़ा सा ना ध्यान से समझनी है। वो क्या समझनी है प्यारे बच्चों? यहां पर आपको ना एक चीज क्लियर दी गई है। क्या क्लियर की गई है? कि हर्ष जो है ना वो स्नेहा से लंबा है, ठीक है ना। हर्ष किससे लंबा है? स्नेहा से। और साथ ही साथ बच्चों हर्ष जो है ना वो मयंक से छोटा है, तो यानी वो इन दोनों के बीच आएगा यहां पर कहीं ना कहीं। यानी ये अरेंजमेंट क्या होगी कि मयंक जो है ना वो आपका किससे बड़ा है? आपका हर्ष से, और हर्ष बड़ा है स्नेहा से, और स्नेहा बड़ी है किससे? नितिन से। अब हमें बताना सबसे छोटा कौन है। अब इस अरेंजमेंट के बाद तो ये पता लगता है कि सबसे छोटा नितिन है, पर बच्चों इस अरेंजमेंट में चेतन कहीं नहीं आता। तो चेतन और नितिन में तो चेतन लंबा है, तो यानी ये बात तो फाइनली कंक्लूड हो गई है कि सबसे छोटा जो होगा वो नितिन ही होगा। सबसे छोटा कौन होगा? नितिन होगा। अगला यहां पर देखना बच्चों, यहां पर क्या कहा है? एन एम से ज्यादा बुद्धिमान है। एन किससे ज्यादा बुद्धिमान है? एम से। एम वाई जितना बुद्धिमान नहीं है। एम जो है ना इतना बुद्धिमान नहीं है जितना वाई है, यानी वाई जो है ना वो आपका एम से भी ज्यादा बुद्धिमान हुआ। एक्स वाई से ज्यादा बुद्धिमान है लेकिन एन जितना अच्छा नहीं है।
x जो है ना वो y से तो बुद्धिमान है, लेकिन x n जितना नहीं है, यानी n बुद्धिमान जो है ना वो आपका किससे भी ज्यादा है, x से। अब कहा सबसे बुद्धिमान कौन है। प्यारे बच्चों यहां पर आप सिंपल बात देखना, एक व्यक्ति n है, एक m है, एक y है और एक कौन है, x है। ठीक है ना बच्चों। अब यहां पर एक बात देखिएगा, यदि मैं इन तीनों की कंक्लूजन की बात करता हूं, n जो है ना बच्चों यहां पर देखना सबसे बुद्धिमान का हमें बताना था, इन तीनों में मैं देखता हूं तो n जो है ना x और y से ज्यादा बुद्धिमान है, तो इसके अकॉर्डिंग सबसे बुद्धिमान को हुआ कौन हुआ, n। पर यहां पर किसकी बात नहीं हो रही, m की, पर यहां हमें दिया है n m से बुद्धिमान है, तो इसका मतलब सबसे बड़ा बुद्धिमान कौन हुआ, आपका n ही हुआ। कौन हुआ, n हुआ। अगला यहां कहा गया है उज्जवल जगदीश से सीनियर है। उज्जवल जो है ना वो किससे सीनियर है, जगदीश से। जगदीश अरुण से सीनियर है, जगदीश अरुण से सीनियर है। अरुण नमन से कनिष्ठ है, अरुण नमन से कनिष्ठ है, मतलब नमन सीनियर होगा अरुण का। ठीक है। नमन जगदीश से सीनियर है, नमन जो है ना वो जगदीश से भी सीनियर है। नमन किससे सीनियर है, जगदीश से। अब कहा सबसे सीनियर कौन है। प्यारे बच्चों यहां पर एक बात देखिएगा, यदि मैं यहां पर कहता हूं, आपको पता है कि यहां पर ना एक बात निकल कर आती है, वो बात क्या निकल कर आती है कि जो नमन है ना वो आपका सीनियर है जगदीश से भी और किससे, अरुण से भी, और जगदीश जो है ना वो अरुण से सीनियर है। ठीक है। पर हमें क्या है बच्चों कि उज्जवल और नमन इन दोनों में आपस में सीनियर कौन है वो स्टेटमेंट में कहीं भी नहीं बताया जा रहा, तो सबसे सीनियर कौन होगा, या तो उज्जवल होगा या नमन होगा, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यह निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक है ना बच्चों। अगला देखिएगा, अगला यहां पर कहा गया है 7 लड़के हैं, B1 B2 B3 B4 B5 B6 और B7 के वजन की तुलना की गई। B5 का वजन केवल एक लड़के से कम और B6 से ज्यादा है। यानी यहां पर बच्चों यदि मैं 7 को ना इस टाइप से भी अरेंज कर लेते हैं ना, आप देखो ध्यान से, 2 3 4 5 6 7। यहां पर कहा गया है कि जो B5 का वजन है ना वो केवल एक लड़के से कम है, यानी B5 जो है ना वो दूसरे पर आता है। ठीक है ना। और B6 से ज्यादा है। फिर एक और ज्यादा पता है हमें कि B5 का जो वजन है ना वो किससे ज्यादा है, B6 से ज्यादा है। अगली बात, B4 का वजन ना तो B6 से ज्यादा है और ना ही कम है। B4 का जो वजन है ना तो B6 से ज्यादा है और ना ही कम है, तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि B4 का वजन जो है ना उतना ही है जितना वजन किसका है, B6 का है। अगला पॉइंट, और ना ही कम है, बल्कि B1 B7 और B3 से ज्यादा है। जबकि जो B1 है ना, B1 का जो वेट है वो आपका किससे भी ज्यादा है, B7 से भी ज्यादा है और B3 से भी ज्यादा है। ठीक है ना बच्चों, ये हो गया आपका। अब यहां पर पूछा है सबसे ज्यादा वजन किसका है, सबसे ज्यादा वजन किसका है। एक बात देखिएगा बच्चों, यहां पर हमें कहा गया है कि जो B6 है ना वो B5 के बाद आता है। ठीक है ना। 7 लड़के दिए गए हैं हमें। ठीक है। हाँ अच्छा, एक और लाइन थी हमारी कि जो B4 का वजन है वो B6 से ना तो ज्यादा है ना ही कम है, वो ठीक है, बल्कि B1 B बल्कि बट मोर देन, ओके, बल्कि अच्छा, एक मिनट, यहां पर थोड़ा सा पढ़ने में बच्चों मिस्टेक है, बड़ा ही अच्छा है, इसको हिंदी और इंग्लिश में एक्सप्लेन करता हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। यहां पर क्या कहा है, द वेट ऑफ B4 इज नाइदर मोर और लेस देन B6, यानी B4, ठीक है ना बच्चों, हमें B4 का वजन ना तो B6 से ज्यादा है और ना ही कम है। B4 का वजन ना तो B6 से ज्यादा है ना ही कम है, बल्कि क्या है, एक दूसरे के बराबर है, बल्कि B1 B7 और B3 से ज्यादा है, यानी B4 का जो वजन है ना वो B1 B7 और B3 इन तीनों से क्या है, ज्यादा है बच्चों। ये था, ठीक है ना, गलत पढ़ लिया था। अब देखो, अब एक बात देखो, आपको पता है B4 का जो वजन है ना इन तीनों से ज्यादा है और B4 और B6 का क्या है, बराबर है। तो यानी यहां से सिंपल है बच्चों कि ये जो 3 व्यक्ति है ना, ये 3 व्यक्ति कौन कौन बनेंगे, B1 बनेगा, B7 बनेगा और B3 बनेगा। ठीक है ना, क्योंकि वो किससे कम है, उनका वजन B4 से, और B6 का वजन है B4 के बराबर और B6 का है B5 से कम, यानी इन दोनों जगह पर या B4 और B6 है।
इन दोनों जगह पर कौन है, B4 और B6 है। अब बचा एकमात्र कौन, B2, वो यहां पर आ जाएगा। अब क्वेश्चन ने पूछा है कि सबसे ज्यादा वजन किसका है, तो प्यारे बच्चों किसका है, B2 का है। तो थोड़ा सा अच्छे लेवल का भी क्वेश्चन आपको मैंने क्या है एक्सप्लेन कर दिया। अगला देखिएगा, आप यहां पर कहा गया है 7 मित्र हैं STUV, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं बच्चों इसको, ठीक है ना। 7 मित्र हैं STUV, W, X और Y, प्रत्येक ने परीक्षा में अलग अलग अंक प्राप्त किए हैं। यहां पर बच्चों लिख लेते हैं, यदि हमें क्या है 7, जब ज्यादा होना परसों तो बच्चों एक टेबल और साथ के साथ बनाकर चले, ठीक है ना, वहां एंट्री करनी आसान रहेगी। यहां पर कहा है W ने X से अधिक लेकिन V से कम अंक प्राप्त किए, यानी W के जो अंक है ना वो X से तो ज्यादा है लेकिन किससे कम है, V से कम है। फिर कहा केवल 3 व्यक्तियों ने V से अधिक अंक प्राप्त किए, यानी V से ज्यादा अंक केवल 3 व्यक्तियों के हैं। अब वो 3 व्यक्ति कौन है उसके बारे में नहीं पता, पर इससे ये भी पता लगा कि 3 के जो है ना V से कम भी है, और उन 3 में एक W भी है और एक X भी है। अगला, T ने U से अधिक लेकिन S से कम अंक प्राप्त किए, T के U से ज्यादा है लेकिन किससे कम है, S से कम है। Y ने सभी में सबसे अंक कम प्राप्त किए हैं, Y के अंक जो है ना वो सबसे कम है, तो यानी Y यहां आएगा। अब V के बाद W और X का होना भी तो जरूरी था, तो V के जस्ट नीचे W होगा और फिर कौन होगा, S। अब बाकी 3 जगह बची है और ये तीनों के लिए बची है, जिनमें S सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं, फिर उससे कम T ने, फिर किससे, U ने। अब यहां पर क्या पूछा है कि T और X के बीच कितने व्यक्तियों ने अंक प्राप्त किए, तो T और X के बीच यहां पर देखेंगे कितने व्यक्तियों ने अंक प्राप्त किए हैं, 3 ने। अगला देखिएगा, 5 मित्र हैं HI, J, K और L, एक विद्यालय में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करते हैं। H का स्थान K के स्थान से ठीक ऊपर और L के स्थान से ठीक नीचे है, यानी यहां पर बच्चों देखिएगा 5 मित्र हैं, 1 2 3 4 5। अब इनमें ना एक बात कही है, जो H का पोजीशन है ना वो K के तो ऊपर है लेकिन L के क्या है, नीचे है, यानी L के नीचे है H और H के जस्ट नीचे कौन है, K, तीनों एक साथ होंगे। फिर कहा I शीर्ष स्थान पर है, यानी सबसे ऊपर वाली पोजीशन पर कौन है, I है, और J सबसे निचले स्थान पर नहीं है। अब जब J सबसे नीचे स्थान पर नहीं है और इन तीनों को एक साथ होना है, तो J आपका डेफिनेटली यहां पर होगा, फिर आपके कौन आएंगे, L, H और K। अब उनमें से सबसे निचले स्थान पर कौन हुआ, तो सबसे निचले स्थान पर हुआ कौन, आपका K, ठीक है ना बच्चों। तो बच्चों बस कुछ नहीं है, क्वेश्चन को पढ़ना है और सोल्व करना है। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने अभी अभी आपको करवाया है, तो ये एक होमवर्क है। कमेंट करके अरेंजमेंट भेजनी है, कमेंट करके, केवल क्वेश्चन का आंसर नहीं, अरेंजमेंट मुझे कमेंट करनी है आपने। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं बच्चों, फिर आप प्रैक्टिस कर लेना। 6 दोस्त हैं, UV, W, X, Y और Z में से कोई भी 2 समान ऊंचाई के नहीं है। V केवल 3 अन्य दोस्तों से लंबा है। 6 दोस्त हैं, 1 2 3 4 5 6, और जो V जो है ना वो अन्य 3 दोस्तों से लंबा है, यानी V आपका यहां पर आएगा 3 से लंबा है। Z केवल X से लंबा है, Z जो है ना वो केवल X से लंबा है, तो X होगा बच्चों सबसे नीचे और Z केवल उसी से लंबा है। W केवल U से छोटा है, W U से छोटा होने का मतलब है W से लंबा एक ही व्यक्ति है, वो कौन है, U है, ठीक है। अब एक बात देखिएगा, बचा कौन, आपका Y बचा, वो यहां आ गया। ज्ञात कीजिए कि सभी दोस्तों में तीसरा सबसे छोटा कौन है, तो तीसरा सबसे छोटा पहला, दूसरा, तीसरा, यानी वो कौन है प्यारे बच्चों, Y है। तो डियर स्टूडेंट, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद जरूर आया होगा। तो आज का वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।